वेलकम बैक @1seat NEET। आपका राहुल अगेन। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे ओके इवोल्यूशन। अपने डार्विन साहब का है ना, डार्विन्स इवोल्यूशन। ओके, तो अभी वैसे आपको पता होगा ना कि जो 9th और 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है ना, वहाँ से उन्हें हटा दिया गया है। ओके, 9th और 10th पे जो इवोल्यूशन था, पीरियोडिक टेबल, इवोल्यूशन, ये सब हटा रहे ना। ओके, और आपने वो डिबेट सुना जो चल रहा था कि कौन थे वो जो बोल रहे थे कि जिनको मानना है कि वो बंदर की औलाद है वो माने, ठीक है, हम तो फलाने भगवान की औलाद है ना वो सब, मतलब वहाँ तक डिबेट ले गए थे, राइट। ठीक है, तो अगेन तो वो उस इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है ना। ठीक है, आप उस जनरेशन में हो। देखो, सबसे पहले तो ये है कि वेलकम टू लाइफ। ओके, अब आप उस स्टेज पे हो ओके जहाँ पे आप अगर न्यूज़ नहीं पता है ना आपको, मतलब यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग। ओके, यू आर एट लॉस। ओके, बोलते हैं ना कि इग्नोरेंस कैन नॉट बी द ब्लिस, बस वही हाल है ना। तो आपकी जनरेशन तो न्यूज़पेपर वो सब पढ़ना तो हटा ही दो, है ना उसमें कौन टाइम वेस्ट करेगा। ओके, सो इग्नोरेंट होना ना, मतलब आप समझो है ना कि इतने सारे न्यूज़ चल रहे हैं, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उस चीज़ के रिस्पेक्ट में कैसी पॉलिसी बन रही है, क्या चल रहा है, वो आपको जानना पड़ेगा, है ना। सो यू कैन नॉट बी इग्नोरेंट। ओके, तो थोड़ा 5 मिनट ये अभी पूरा ना नीट की जो कंट्रोवर्सी है उसको देखते हैं, राइट। अच्छा, न्यूज़ में क्या क्या आया हुआ है, सब बोल रहे हैं, मतलब अधिकतर बोल रहे हैं री एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या स्टेप था, वो कितना है, लगभग 720 में से 720 जिनको मिले उसमें री एग्जाम जब हुआ तो मोर देन मतलब 40-50% आए ही नहीं देने के लिए। ओके, ये सब आपके सामने हो रहा है, राइट। ठीक है, देखिए ऐसा है ना कि आई हैव अनदर चैनल @1seat UPSC। वहाँ पे जिन बच्चों से डील करता हूँ ना, दे आर मतलब दे आर ऑफ 23, 24, 25 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो उनको समझाना आसान है, लेकिन आपको अगेन उनको पढ़ना क्या है, उनको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, है ना, सोशियोलॉजी, वो सब उधर पढ़ाते हैं, राइट। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उनकी क्या इंटरवेंशन है, किसी पॉलिसी मतलब कोई काम करना उस पर क्या क्या चैलेंजेस है, लेकिन आपको तो फिक्स है ना, वहाँ पे एवरीथिंग अंडर द सन। और यहाँ पे तो आपका सिलेबस फिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके, और उसमें भी अभी ऐसे ऐसे, राइट। ठीक है, ये अपने मतलब चैनल को प्रमोट करने के लिए इसका कारण है जो मैं बताऊंगा, है ना। तो जैसे उस चैनल पे मैं बोलता हूँ ना कि द चांसेस ऑफ हैविंग सक्सेस इज लो। ओके, तो बिल्कुल अपने आप को ऐसा नहीं कि मजाक में पढ़ाई करें, नहीं, आपको बहुत सीरियस होकर आना पड़ेगा। सेम विथ योर मतलब सेम विथ योर एग्जाम। ओके, नेट, इसमें भी बहुत कॉन्शियस और बहुत सोच समझ के आना होगा ना। ठीक है, तो बस वो, तो देखिए क्या है कि अगेन है ना, वो जैसे यूपीएससी पूरा एग्जॉस्ट कर लेता है ना आपको 3 स्टेजेस, और वो पूरा एग्जॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे तो एक पेपर है ना, लेकिन इसमें भी बहुत एग्जॉस्टिव होता है, राइट। वहाँ पे रात दिन कुछ नहीं देखना, भूख लगा नहीं लगा बस पढ़ते रहो। ओके, तो कुछ हाल तो नीट एस्पिरेंट्स का भी वैसे ही है ना। तो जानिए कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है। ओके, तो ये नीट की कंट्रोवर्सी मीडिया में आया है अब तक कि आपका एनटीए है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ओके, और उन्होंने अभी तक जो बोला है वो बोला कि पहले तो मान नहीं रहे, अब बोला है कि मामूली सी गड़बड़ हुई है ना। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मामूली सी कोई गड़बड़ नहीं होती है ना, ये डिजिटल एज। अगर यहाँ पे पेपर लीक हुआ तो किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ओके, अगर मान लो कि झारखंड में हुआ तो महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, हर एक जगह वो फैल सकता है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहीं पे भी जा सकता है। और ऊपर से ये एग्जाम तो फॉरेन में भी कंडक्ट की जाती है, राइट, वहाँ के सेंटर पे तो ये बोला मामूली सा, भाई मामूली नहीं, एक भी सेंटर पे लीक हुआ तो वो सब जगह पहुँच गया होगा, राइट। डिजिटल एज में बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ लोग को ही मिला था। ओके, विद इन सेकेंड पहुँच जाता है, राइट। फिर दूसरी क्या है कि दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। तो माई एक्सपीरियंस, और आप भी धीरे धीरे आप अपने मम्मी पापा से पूछना ये दोषियों पे क्या कार्रवाई होती है। ओके समझ रहे हैं ना आप। ओके, फिर आप ये देखो कि बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, मतलब सब जगह झारखंड के बच्चे वो गोधरा में एग्जाम दे रहे हैं, राइट। समझो, वहाँ पे सेंटर दे दिया, मतलब सेंटर वॉज मैनेज्ड, मैनिपुलेटेड। ओके, ठीक है। पहले क्या था कि जैसे नौकरी वाली एग्जाम है ना, वो लीक होते थे तो समझ में आता था, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को सैलरी देनी पड़ेगी, है ना, PF TF वो सब। ओके, लेकिन अब तो एडमिशन वाले पे, ओके, उस पर लीक हो रहा है ना। तो आप अपने एजुकेशन सेक्टर पे भी ध्यान रखिएगा। ओके, उनका सोचो कि कहाँ कहाँ पे ना, पहले एनटीए, फिर उनकी लॉजिस्टिक, मतलब वो जो पेपर मूव की होगी, राइट, फिर जिस बैंक में उसे रखा गया होगा, है ना, उसके बाद प्राइवेट कोचिंग, है ना, उसके बाद सेटर्स। ओके, और सेटर के बाद तो फिर है ना अल्टीमेट अपना पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, जो भी पकड़ा रहे हैं उनके सब सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ संबंध है, ऐसा बोल के, राइट, पूरा इकोसिस्टम है। और इसके बीच में आप है ना बोलते हैं ना अभिमन्यु, है ना, चार्ट आउट योर वे। ओके, तो सोचिए कि मतलब सारे जो सेटर्स हैं उनको पकड़ लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो अगर न्यूज़ देखिए, सोशल मीडिया देखिए, न्यूज़ नहीं, वो इन द ट्रेडिशनल वे,
नॉट दोज काइंड ऑफ न्यूज़, है ना, जो आपकी चीज़ पे डील करे। ओके, फैसला क्या आ रहा है। ओके, जैसे होता है ना कि आई यूज टू विजिट पार्क्स। ओके, तो पार्क में बहुत बच्चे होते हैं दोज हु हैव स्कोर्ड वेरी नाइस, है ना, 682 690 तक, वो है ना, एंड आई हैव सीन देम कितने टेंशन में है कि भैया क्या ये मतलब वापस एग्जाम होगा या नहीं। वो तो अभी 11th को अपना सुप्रीम कोर्ट जो बोले, राइट। लेकिन खैर चलिए वो देखते क्या आता है ना। कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है ना पूरे एजुकेशन सेक्टर का। ओके, कि और वो फाउंडेशन कोर्स के नाम पे है ना 7th 8th 9th 10th 11th 12th मतलब 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को फाउंडेशन बोल करके, है ना, जैसे वो जेम्स या पॉपिंस खाते हैं ना, तो शाम के समय में आप निकलोगे ना हमारे इधर, ठीक है, तो कोई है ना ऑरेंज रंग का टी शर्ट, कोई ग्रीन रंग का, कोई ब्लू रंग का, कोई वॉयलेट, है ना रेनबो के हर एक कलर, है ना। तो हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओके, 8th 9th 10th, तो बाय द टाइम यू रीच 12th, है ना, योर पेरेंट्स वुड हैव स्पेंडेड अराउंड, है ना, 5 से 6 लाख तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ाई के लिए, है ना। और कई बार मैं यार खुद भी सोचता हूँ कि यार स्कूल के बाद ये कोचिंग में कैसे दे सकते हैं इतना टाइम, है ना, वो भी 8th स्टैंडर्ड के बच्चे 8 9, लेकिन अभी माहौल ही वही है ना, सब जा रहे हैं सबके पास। ओके, ठीक है। और ये लीक से आपको ये तो पता चल गया कि वैसे माँ बाप जो अपने नालायक बच्चों को पास कराना चाहते थे उन्होंने ही पैसा दिया होगा ना, ठीक है। तो इन सब का ना आप डिस्कस करो अपने पेरेंट्स से, ठीक है ओके, जैसे देखिए क्यों, और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन, आई हैड माई एक्सपीरियंस बिफोर यूपीएससी, आई हैड माई एक्सपीरियंस विद एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, तो कैसे होता प्योर कैपिटलिस्ट, है ना, वो जब आएंगे तो उनको ये नहीं मतलब है कि आपने, हाँ ऑफ कोर्स योर एकेडमिक डिग्री अच्छी है, लेकिन वो तो है ना क्वालिफाइंग के लिए कि आपका इतना तो मिनिमम चाहिए, लेकिन उनका जो टेस्ट करने का तरीका होता है कम्युनिकेशन, देखा कि हाँ कम्युनिकेट कर पाएगा हमारे क्लाइंट, जैसे आई वॉज विद ऑस्ट्रेलियन और यूके मार्केट। ओके, तो उनको इतना था कि यार ये उनकी लैंग्वेज समझ पाएगा, रिस्पॉन्ड कर पाएगा, कॉन्वर्सेशन को आगे ले जा पाएगा, ओके, सेल कर पाएगा। ओके, और कुछ सॉफ्टवेयर होती थी राइट, जैसे एयर टिकटिंग। ओके, एयर टिकटिंग की एक सॉफ्टवेयर एमएडीएस, गैलीलियो, वर्ल्ड, ये सॉफ्टवेयर है, उतना मत जाने, है ना। तो आपके पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो पहला राउंड जो नॉर्मली, है ना, जो राउंड होता है अपना कम्युनिकेशन वो सब देख, दूसरे राउंड में बस ऐसे चेयर आपके पास करेंगे और बोलेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, एक क्लाइंट है उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, वो आपका इंग्लैंड से निकल रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, न्यूजीलैंड में विजिट, तो एक कॉम्प्लेक्स आइटनरी मतलब उसकी जो पूरी ट्रैवल प्लान है वो दे देंगे और 5 मिनट के अंदर आपको बनाना है ना। तो ये चीज़ देखा हुआ है, क्या नॉलेज है, पैसे दे के आए हो या नहीं आए हो वो दूर की बात है, आपके पास है ना, पढ़ोगे तो नॉलेज आएगा, राइट। और ये आपसे रिलेटेड क्यों है बताता हूँ, लाइक ठीक है, समझिए कि एक एग्जांपल है ना, इसे आप समझ नहीं आएगा आपको। शेविंग कर रहे थे राइट, मैं शेविंग कर रहा था, तो मतलब वो शायद द ब्लेड वॉज ब्लंट। ओके, तो यहाँ पे एक बाल ना फंस गई और आई, है ना, जल्दबाजी में ये होंठ के ऊपर, है ना, होंठ के ऊपर ये बाल फंस गई और वो टूट गई, उसको क्या बोलते हैं, बल तोड़, है ना, बाल का टूटना, ठीक है। अपना मोबाइल लिया, गूगल लेंस, ओके, दिखाया, ओके, उसने पूरी राम कहानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी राम कहानी बता दी राइट। इसको बॉयल्स कहते हैं, ये इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, इफ़ यू इनकर एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट अवॉइड यूजिंग इट, 10 तरह के मेडिकेशन, वो सब कुछ विदाउट एनी डॉक्टर्स इंटरवेंशन। ओके, कहने का मतलब ये है कि किस जगह पे समय जा रहा है, राइट। सिंपल एमबीबीएस डिग्री वोंट बी सफाइस। ओके, तो और टेक्नोलॉजी तो आप देख रहे हैं ना, मोबाइल उठाया, गूगल लेंस से देखा और वो जहाँ पे स्पॉट है, हाँ आप ये बोल सकते हो कि एक्सटर्नली, ओके, तो इंटरनली का भी है ना, ये आप बोल सकते हो ना कि कोई एनाटॉमिकल, वो कैसे होगा, तो आपने वो नैनो कैप्सूल और रोबो कैप्सूल देखा है ना, कि एक उस रोबोट मतलब एक छोटे से कैप्सूल में ही वो आपका जिस ऑर्गन जहाँ पे है वहीं से वो अंदर स्कैन और मेडिसिन सब कुछ, नैनो डॉट्स और ये सब अभी आ रही है मेडिकल फील्ड में, राइट। और सबका बाप वो तो है ना क्रिस्पर कैस, है ना, जीन एडिटिंग, वो तो साइंस उस तरफ पे जा रहा है और हम लोग, ठीक है, तो ग्लोबली भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो मतलब वही है, जिनके पास पैसे हैं, नॉलेज नहीं है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो वो बाबा के पास जा रहे हैं। अभी वो न्यूज़ देखा ना चरण के धूल से अपनी बीमारी ठीक कर रहे थे, राइट। तो यही सब है, आप देखिएगा, है ना। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, तो पहले डार्विन साहब के बारे में जानेंगे, राइट, उनको जानते हैं। 15 मिनट में ये कंप्लीट ना, क्योंकि वो सिलेबस वाला तो यार हर एक कोई पढ़ा रहा है ना, यू विल गेट इंस्पायर्ड, है ना। और इसका अहमियत कितना है ना, मी बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, है ना, एज एन एजुकेटर, तो मुझे तो बताना पड़ेगा कि देखो आप इंटरेस्ट लो इसमें, जाओ, है ना। ओके, और आपके बहुत सारे जवाब ना इसी से मिल जाएंगे, इनकी लाइफ स्टोरी देखोगे ना, है ना, जो स्पेशली जो आपके वैल्यूज और एथिकल सिस्टम वाले होते हैं ना, है ना। तो चैप्टर देखते हैं। डार्विन कब पैदा हुए थे, 1809 में, है ना। उनकी माँ की जो, थोड़ा घर का माहौल, उनकी माँ की डेथ जब वो 8 साल के थे तभी हो गई, है ना। उनके दादा जो थे वो बहुत बड़े ये थे, पोएट थे, एजुकेशनलिस्ट थे, ओके, और उन्होंने ये इवोल्यूशन का थोड़ा बहुत तो उनको भी आइडिया था। उनके दादा, है ना, डार्विन के दादा, उनके डार्विन जी के पापा थे, वो बहुत बड़े मेडिकल डॉक्टर थे, है ना। दादा का नाम उनका इरेस्मस डार्विन, ओके।
उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना उसको एक पोएम के रूप में लिखा था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स के ऊपर उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब डार्विन के दादा है ना 1789 में, ओके, और उसका टाइटल दिया था द लव ऑफ प्लांट्स, ओके, क्योंकि इवोल्यूशन उसमें भी ना टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, वो हम देखेंगे चैप्टर में। तो वहाँ उन्होंने वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ प्लांट, ओके, वेस्टिजियल जिसका काम ना हो, है ना, जैसे अपना पिन्ना बोलते हैं ना, अपेंडिक्स बोलते हैं ना, है ना, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ प्लांट, फ्लाइज और ह्यूमन, है ना, इसके बारे में उन्होंने उस जगह पे डिस्कस किया था, जो हम पढ़ेंगे, है ना, सिलेबस में भी है, ठीक है। तो एक तरह से उनकी फैमिली में जैसे अपने रविंद्रनाथ टैगोर है ना, वैसे ही है ना, उनकी फैमिली में पढ़ने लिखने का कल्चर था, ठीक है, दादा, फिर वो पोएट्री है ना, पोएम विद साइंस, ओके, और सिर्फ यही नहीं कि मैथमेटिशियन भी है ना। तो वहाँ पहले कैसा था कि बहुत सारे फील्ड का पढ़ाई करते थे ना, लिटरेचर भी हुआ, अपना बायोलॉजी, सिविक्स, सब कुछ है ना, मैथमेटिक्स। तो इनके दादा पोएट्री भी, इवोल्यूशन पे भी, और सोचो कि रॉकेट इंजन भी डिजाइन करते थे, ओके, कि दोज इंजन दैट वुड बी पावर्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इंजीनियरिंग से भी, ओके। तो ऐसे ही तो हमारे चाइल्डहुड में था ना कि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने। अब तो स्पेसिफिकली है ना, स्कूल है ना, होम स्कूलिंग, स्कूल जाने का कोई टेंशन नहीं, बस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या इंजीनियरिंग में हो तो बस मैथ इंक्लूड कर दो, है बस बस। तो क्या होता है कि इन अ होलिस्टिक वे यू वोंट बी एबल टू डेवलप। बोलते हैं ना कि एक स्ट्रीट स्मार्ट होता है और एक बुकिश, है ना, ठीक है। स्ट्रीट स्मार्ट वुड फाइंड हिमसेल्फ इजी टू सर्वाइव, ओके, और जो बुकिश होते हैं ना, बुक स्मार्ट, है ना, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ में विचलित हो जाते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं। तो भाई डार्विन के पापा जो थे वो चाहते थे कि वो मेडिसिन पढ़े, है ना, और उनकी तरफ बहुत बड़े डॉक्टर बने, ठीक है। पर भाई साहब इनको तो नेचर, है ना, नेचर से कलेक्ट करने का उनको बहुत शौक था। रास्ते में जाते शी शेल्स, ओके, टॉर्टोइस की वो शेल्स, फॉसिल वॉसिल, है ना, वो सब इकट्ठा करते, और घूमने फिरने का, स्पेशली टू द फॉरेन लैंड, उनको बहुत पसंद था, है ना। अब घर का माहौल ऐसा था, है ना, कि उसके कोई भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, कोई मेडिसिन पढ़ रहा है, कोई पोएट्री लिख रहा है, ठीक है। तो अब मेन बात, वो जो इंग्लैंड में ना, वहाँ से वो कभी किसी नए जगह पे जाते थे ना, तो वो मतलब इतना उनका सोचो कि वो देखते थे कि यहाँ पे इंसेक्ट और फ्लावर्स जो है ना वो डिफरेंट है फ्रॉम हिज होम कंट्री, ओके। उनकी स्ट्रक्चर, उनका सर्वाइव करने, एडेप्टेशन पे, है ना, इसी तरह से हुआ है ना। स्कूल में तो वो पहले से ही इंटरेस्टेड नहीं थे, ओके। पापा उनके, है ना, न्यूरो के डॉक्टर थे, तो वो चाहते थे कि उसका बेटा भी वैसे ही बने, है ना। कोई तो जब भी घर में कोई गेस्ट आते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इससे भी लाते हैं, है ना, और बोलते कि मेरा बेटा भी बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, और बेटे को तो, है ना, ठीक है। इनको बहुत पहले ही पता चल गया था कि भाई मुझे नेचर में बहुत इंटरेस्ट है, बजाते कि मेडिसिन थे, है ना, ठीक है। अब उनकी फेमस जर्नी, ओके, जो HMS बीगल, गैलापागोस आइलैंड, ओके, ये कैसे हुई, ओके। तो अब तक इनको पता, ऐसा बोलते हैं ना कि आदमी को बहुत जल्दी पता चल जाना चाहिए कि उसको क्या करना है ना। तो अब तक उनको पता चल गया था कि मेडिसिन तो उनको नहीं पढ़ना, लेकिन एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन, है ना, वो भी इवोल्यूशन पे करना है, ओके। शायद वो जीन दादा से आया होगा, या फिर ना नेचुरली वुड बी इंटरेस्टेड, ओके। नेचर में ही तो इतने सारी चीज़ इंटरेस्ट करने को ना, मतलब उनको पता चल गया था मुझे नेचुरलिस्ट बनना है, ओके। तो अपना उनका शिप का जर्नी HMS बीगल, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इन्होंने, सबको करना होता ना, इन्होंने वो शिप पे बोला ना कि इतने दिन का जर्नी है, तो अपने पहले उन्होंने टाइम टेबल बनाया, ओके, जितनी देर वो जर्नी पे रहेंगे। जैसे उनके टाइम, किस दिन मुझे मेट्रियोलॉजी पढ़ना है, किस दिन मैथमेटिक्स पढ़ना है, किस दिन बायोलॉजी पढ़ना है, किस दिन फ्रेंच पढ़ना है, किस दिन ग्रीक पढ़ना है ना, होलिस्टिक। तो इस वॉयज में उन्होंने समझ लिया कि जैसे जैसे उनकी, है ना, कि कुछ नेचर सेलेक्ट करता है, सेलेक्टेड, है ना, नेचर किसी किसी को सेलेक्ट करता है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, है ना। और अब तक वो जिस तरह से वो देख रहे थे, वो बोले थे, अब तक वो कन्विंस हो चुके थे, है ना, क्योंकि वो फॉसिल्स, है ना, फॉसिल्स उठाते थे तो सब बोलते थे कि ये पत्थर है, रॉक है, लेकिन उनको पता रहता था कि नहीं, उस समय पे अर्थ में इस समय पे इस तरह के लाइफ फॉर्म मिलते थे, फिर, है ना, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, इस कारण से ये फॉसिल बन गए, ओके। तो फॉसिल मतलब जरूर नहीं एनिमल के, है ना, प्लांट के भी, है ना, प्लांट के रिलेट कीजिए कि जैसे पेलियोजोइक एरा, है ना, उस समय डायनासोर्स वो सब रहते थे, तो क्या उस समय ज़्यादातर तो हर्बीवोरस थे, तो क्या वो फूल पत्ते नहीं खाते थे, लेकिन अपना बायो में भी जैसे जैसे ग्रेडेशन हुआ ना, अल्जी, पंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, आम अमरूद जो खाते हैं, राइट। तो जब डायनासोर के समय में थे वहाँ पे टेरिडोफाइट्स, ओके, टेरिडोफाइट्स हैं, बहुत बड़े बड़े फर्न, ओके, तो वो भी तो सेडिमेंट में दबे होंगे। तो इस तरह से वो, है ना, बताते थे कि यार फॉसिल नहीं है ये, रॉक नहीं है, इसके अंदर एक लिविंग फॉर्म है जो उस समय पे जिंदा था, ओके। तो इस तरह से वो कन्विंस हो गए। और फिर सी में थे तो कभी प्लैंकटन कलेक्ट कर लिया, है ना, कभी बर्ड को देख रहे हैं, ओके, वो सब वॉच करते थे, ठीक है। इनके फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उस समय पे ना स्लेवरी मतलब काले गोरों का भेद, है ना, ब्लैक स्लेव्स, तो जो वाइट्स होते थे वो, है ना, जैसे अपने इंडिया में भी कुछ तो जैसे होता था ना कि भगवान ने ही हमें भेजा है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, राइट। तो वहाँ पे स्लेवरी भी थी, है ना, स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी, है ना, दास प्रथा, ठीक है।
तो इनके मतलब इनके नेचर के बारे में देख रहे हैं। इनको उस समय भी पता चल गया था कि यार एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि वो टॉर्चर देखते थे ना ब्लैक पे, जो व्हाइट मास्टर वो स्लेव पे जो टॉर्चर कर रहे हैं, तो बोलते थे ऐसा कि एक दिन जरूर आएगा, है ना, जब ब्लैक्स को अपनी अहमियत पता चल जाएगी, है ना। वही होता है ना कि आप किसी को तब तक टॉर्चर कर रहे हो जब तक सामने वाले को पता नहीं होता कि आई हैव लॉस्ट माई फ्रीडम, है ना, तभी तो ओके। जैसे ही उसे पता चलता क्या था, ये ना आई बीन इन चेन्स, ओके, तब फिर वो निकलने का कोशिश करते हैं, है ना। खैर वो अब कहाँ जा, इंग्लैंड में पैदा हुआ, अब जाते हैं मॉरिशियाना, ये अफ्रीका का है ना, जो बल्जिंग पार्ट है ना वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बोला कि जैसे वहाँ पे जो लैंड सरफेस थी वॉज ऑफ वॉल्केनिक ऐश, है ना, वॉल्केनिक लावा जो ठंडा हो गया वो, तो वहाँ के लोग बोलते थे कि ये ज़मीन है। उन्होंने वही बोला कि नहीं ये ज़मीन नहीं है, ये वॉल्केनो का जो लावा निकला ना वो धीरे धीरे सेटल हुआ, वो ठंडा हो गया, इसी को हम सॉइल कह रहे हैं, है ना। फिर वहाँ पे अपना मॉरिशियाना में अपना शुरू हो गया फ्लोरा फोना, है ना, फ्लोरा फूल पौधे, फोना जानवर, है ना, शेल्स कलेक्ट करते थे, कोरल लीफ के बारे में जानते थे, है ना। अब यहाँ से उनकी जर्नी होती है ब्राज़ील। कहने का मतलब है कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट में ये जा रहे हैं ना, इंग्लैंड, फिर आपका अफ्रीका, अब ये आ गए साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, ओके। और क्यूरियोसिटी ऐसी कि वहाँ के लाइफ फॉर्म, फ्लोरा फोना और फॉसिल्स पढ़ रहे हैं, राइट। अब ये आते हैं आपका साउथ अमेरिका, वहाँ पे उनके वाइल्ड लाइफ को पढ़ने लगे, है ना, उसके पीछे, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि एक वही है ना फिलोसफिकल कि स्लेवरी वहाँ पे भी है ना। अगेन भाई ये जो उनका रियल प्रोवर्ब ये ऐसे है कि वन डे ब्लैक विल कम, है ना, ब्लैक विल कम टू नो एंड वुड असर्ट देयर ओन राइट एंड फॉरगेट टू एवेंज द रॉन्ग, है ना, कि जितना अत्याचार उन पे हो रहा है ना, एक समय ऐसा आएगा जब ब्लैक जो है वो अपनी राइट के लिए असर्ट करेंगी, है ना। लेकिन भगवान करे ऐसा हो कि उनका दिल इतना साफ हो कि ये एवेंज के लिए ना, दुश्मनी के लिए ना हो, ओके। कोलेबरेट करते तो है ना कुछ अच्छा होता है, और दुश्मनी करते तो डिस्ट्रॉय, है ना। आपके एज ग्रुप में है ना कंपटीशन किससे होने वाला पता नहीं, लेकिन सहेली से जेलसी, है ना, स्पेशली तो आई हैव सीन इन माय मतलब सिस्टर और नीस, है ना, उसमें कि उसका नाम क्यों लिया उसका, है ना, वो अच्छा पढ़ती है ऐसा बोल के नहीं है, उसमें ये कमी हो। तो आप कॉन्फ्लिक्टिंग फेज में रहोगे ना तो यू वोंट बी एबल टू लर्न एनीथिंग, ओके। लाइफ बहुत बड़ा है, आपसे पहले 3000-4000 साल से, है ना, स्कूल वैसे ही चलती रही है ना। तो जेलसी, है ना, जेलसी से ज़्यादा अच्छा है कि आप कोऑर्डिनेट करो, है ना। अगर किसी सहेली में कुछ अच्छा है तो उसको ले लो, किसी लड़के में कुछ अच्छा है वो ले लो, है ना, एंड है ना, ये कितना अच्छा कोलैबोरेट करना। लेकिन पता नहीं, मुझे तो यही डायलॉग सुनने मिलता है कि नहीं नेचर होता है, चेंज करो, ठीक है। तो इनका ये था, वन डे ब्लैक विल कम व्हेन दे वुड असर्ट देयर राइट्स, है ना, एंड फॉरगेट टू एवेंज देयर रॉन्ग्स। चल अब यहाँ वो जो अपना साउथ अमेरिका वहाँ पे स्पेसिमेन कलेक्ट करते थे, है ना, बैट्स, हॉर्स, वॉर्म्स, बटरफ्लाई, फंजाई, है ना। फिर वहाँ से हो गए सारे साउथ अमेरिका है ना, यूरुग्वे, फिर अल्टीमेटली हो जाते हैं एंडीज माउंटेन, है ना। तो वहाँ पे एल्टीट्यूड का देखते हैं कि नहीं इस एल्टीट्यूड पे किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन्होंने क्या क्या एडेप्टेशन लाई, कितनी हार्श एनवायरमेंट में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। तो एडेप्टेशन उनका चल जाता है ना। और वो जो है ना ओरिजिन ऑफ स्पीस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना, एडेप्टेशन, ठीक है। क्योंकि इस समय तक तो वो मेंडल साहब का उतना वो नहीं ना, है ना, वो भी अपने जीन को फैक्टर कहते हैं। अब हम जानते हैं ना कि एडेप्टेशन होता है मतलब हमारे जीन में वो चीज़ आएंगी, राइट, जील अलील्स वो एक्सप्रेस करेगी, म्यूटेशन आएगा तो अचानक से नई स्पीसीज बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डार्विन साहब बोल रहे हैं इवोल्यूशन के थ्रू नेचर सेलेक्ट कर रहा है, ओके। दोनों को रिलेट है, देखते हैं। अब उनकी जर्नी लास्ट में है गैलापागोस आइलैंड, साउथ अमेरिका में, है ना, इक्वाडोर में है गैलापागोस। यहाँ पे उन्होंने फॉसिल पढ़ा, है ना, फॉसिल मतलब जियोलॉजी, है ना, जैसे सब्जेक्ट में आता है ना एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, वही है ना। जियोलॉजी मतलब जियोग्राफी, है ना, रॉक का स्टडी, रॉक वॉक पे जो होता है ना। तो जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडी एक लिंक थे डार्विन जी, है ना। तो उन्होंने देखा कि टॉर्टोइस, है ना, टॉर्टोइस बर्ड, है ना, वहाँ के जो जैसे कैसे होता है कि साइबेरियन क्रेन, हमें पता हो ना, साइबेरिया रशिया से आते हैं यहाँ पे अपना मतलब उतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं, वहाँ के नेटिव नहीं है, राजस्थान के नेटिव नहीं है। वुलूर लेक, वुलूर तो यार कश्मीर में हुआ, ये कौन सा था जो भी लेक है, राइट। तो राजस्थान में जो पानी वानी पीने आते हैं, ठीक है, साइबेरियन क्रेन। तो वैसे ये जो गैलापागोस आइलैंड में गए ना तो वहाँ पे चिड़िया, तो वहाँ के लोकल बोलते कि ये चिड़िया यहाँ से आई, वो चिड़िया से यहाँ। ये डार्विन साहब ने बोला कि नहीं यहीं की नेटिव थे, इनकी जो बीक है ना, उनका जो बीक अकॉर्डिंग टू देयर मतलब किस तरह का खाना खाते हैं वो, उस तरह से उनकी बीक की मॉडिफिकेशन हुई है ना। तो ये पूरा चोंच, है ना, बीक चोंच ऑफ गैलापागोस फिंच, वो जो चिड़िया उसको फिंच बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब उन्होंने उनकी बीक जो है ना सूटेड टू जैसा उनका कंजम्पशन पैटर्न है उस तरह से उनकी बीक होगी, है ना। इंसेक्ट खाना है तो इंसेक्टिवोरस वैसा बीक होगा, ओके। सीड तोड़ना है तो उसके अकॉर्डिंग उनका बीक होगा, नेक्टर लेना है तो पॉइंटेड, है ना, वैसा बीक होगा। तो उन्होंने बीक, है ना, गैलापागोस फिंचेस
उनके बीक को स्टडी किया गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। तो ये उनकी पूरी न्यूजीलैंड, अब यहाँ से वो अब गैलापागोस इक्वेडोर से जाते हैं वो, समझ रहे हैं ना, अब हर एक कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए अब जाते हैं वो न्यूजीलैंड, ओके। तो अगेन इसमें वही चीज़ है कि जो प्लेग बोलते हैं ना कि वाइट मैन जो होते हैं कि वो कहीं पे गए और नेटिव पॉपुलेशन को उड़ा दिया, ठीक है। कहने का मतलब कि जो वाइट पॉपुलेशन है उनमें इम्यूनिटी होती है किसी किसी डिजीज़ की, दूसरे जगह गए तो अपनी डिजीज़ वहाँ पे फैलाएंगे, जैसे न्यूजीलैंड में हुआ था कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन धड़ाधड़ मर रही थी, राइट, लेकिन भाई साहब को इम्यूनिटी था, ओके। वही वैक्सीन से रिलेट कीजिए, कोरोना 19 है ना, कोविड-19, उसका वैक्सीन लेते हैं तो है ना, अपना स्मॉल पॉक्स उसका एग्जाम्पल याद कीजिएगा, राइट, कि ऑलरेडी हम अगर कोई बीमारी जैसे अभी कोरोना में है ना, अट्यूनेटेड है ना, वायरस का सबसे आसान सा मतलब दैट वोंट बी विरुलेंट, कोई डिजीज ना दे, उस तरह से वो वायरस को तोड़ा और फिर अपने में डाला, है ना, कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाए। तो वाइट दोनों का कल्चर बिल्कुल अलग अलग है ना, कहाँ ये इंग्लैंड, कहाँ न्यूजीलैंड में वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है जिसको रेड इंडियंस और या माओरीज कहते हैं, माओरी है ना, तो वो है, तो वहाँ पे तो वैसी बीमारी कभी आई नहीं होगी, लेकिन ये वाइट मैन घुस गया वहाँ पे तो बीमारी है, तो ये चीज़ भी उनके साथ हुआ था ना, ठीक है। तो इनको इम्यूनिटी थी। अब न्यूजीलैंड में इन्होंने मैमल्स को देखा, अपना एनसीईआरटी में जो फोटो है ना मार्सुपियल्स है उसका, तो वो कंगारू वहाँ के नेटिव, तो उनको देखा है, फिर बुद्धि लगाई कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी, तो इन्होंने मैमल्स को देखा और उन्होंने नोट किया कि इनकी जो डेवलपमेंट है ना हैड अकर्ड इन टेंडम विथ अनदर, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट घूम रहे हैं ना, तो बोले कैंगारू भले आप बोलो कि यहाँ की स्पीसीज है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है ना इस कॉन्टिनेंट के इस ऑर्गेनिज्म, जैसे घोड़े हुए है ना और खरगोश वर्गोश है ना, वो एक लाइन से गया, ये समझाने का कोशिश करना। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, टू स्पीसीज हैविंग वन ओरिजिन, है ना, जैसे यहाँ पे मान लो कंगारू है ना और यहाँ पे डियर, ओके, लेकिन इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। टर्म याद रखें ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दो स्पीसीज वन ओरिजिन, ओके, ठीक है। अब तक ये फुल फ्लेजेड नेचुरलिस्ट बन गए, है ना, ओके। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी, ओके। अब वापस ये घर आ रहे हैं, तो स्वागत पिताजी ने कैसा स्वागत किया, ओके। तो खैर पापा भी उसके मान गए कि यार ये सुधरने वाला, ठीक है, इसको नेचुरलिस्ट ही बनने दो, ओके, ठीक है। अब इनका एक और नेचर जानो कि ये शाय बहुत हैं, शाय इन द सेंस शाय और सेल्फ डाउट बहुत करते थे, है ना। सेल्फ डाउट मतलब कि यार ये जो बोल रहा हूँ लोग हंसेंगे, जो हम लोग का नेचर है ना कि यार ऐसा बोला तो वो हंसेगा, कहीं ये तो नहीं हंसेगा, इसने ये बोल दिया तो मैं क्या करूँगा, है ना। सेल्फ डाउट इन पे भी बहुत था। इनको भी बहुत दोस्तों का सहारा मिला कि भाई तू बोल, तू कर, तू जो बोल रहा वो सही है, तू लिख, तू पब्लिश कर, ओके। तो ऐसा इनका नेचर है, ठीक। जर्नी हुई है तो उनके पास बहुत सारा मटेरियल होगा पब्लिश करने को, है ना। और उनका अब तक तो आ गया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। अब यहाँ पे क्यों डरते थे उसके पीछे भी कारण था, अपने उधर चर्च और क्राइस्ट, है ना, चर्च के खिलाफ कैसे बोल दोगे, ओके। तो चर्च वाले जब इन्होंने एक छोटा सा वो ऐसे लिखा, उसी में चर्च वाले गर्म हो गए, ओके, कि ये क्या मतलब है ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, मतलब कि लाइफ ऐसे आया, नहीं, लाइफ आया आदम और ईव से, ओके, और वो भगवान ने दिया ऐसा बोल के लफड़ा तो होना ही था। एक साइंस की बात कर रहा हूँ और एक माइथोलॉजी, तो दोनों में तो, है ना, इसलिए वो डरते थे, ठीक है। डार्विन को कन्विंस करना पड़ा, है ना, कि भाई आप जो बोल रहे हो ना कि ऐसे ही हम पैदा हुए हैं, ऐसे नहीं है ना, हम लोग वी हैव अंडरगॉन प्रोसेस ऑफ चेंज एंड एडेप्टेशन, ठीक है। इतना तो उनका हिम्मत ही नहीं रहता कि यार हम ये एप और बंदर की औलाद है, ठीक है, उसमें तो भाई साहब उनको उड़ा ही देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने थ्योरी बनाया ना एडेप्टेशन, ठीक है, और वो भी हैपनिंग एट अ ग्रैंड स्केल, हर एक वो कॉन्टिनेंट घूम लिए, ओके, ठीक। तो अब इनका था कि एडेप्टेशन हो रहा है इतना कि स्पीसीज कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर होलसेल एंड ड्रामेटिक चेंज बोथ इन अपीयरेंस मोड ऑफ लाइफ। यही है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उनका कहना था कि नेचर इस तरह से बनाता है, किसी ऑर्गेनिज्म पे इस तरह से इफेक्ट करता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, है ना, वो दिखे, ओके, मतलब देखने में भले अलग अलग लगे, जैसे हम में और चिंपैंजी में, है ना, कोई भी देख, हमें मतलब कि ह्यूमंस में, है ना, चिंपैंजी में देख के बोल देगा ना ये अलग अलग स्पीसीज है, ओके। नेचर ने सेलेक्ट किया, क्यों हम शर्ट पैंट पहन रहे हो, उनके बाल, है ना, क्यों अभी भी वो हुआ कम्युनिकेट कर रहे हो, हमारे पास लैंग्वेज है, तो ये एडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन इससे रिलेट किया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। यही है जो जैसे अभी हम जानते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिक्सिंग ऑफ जीन्स, है ना, एक फादर एक मदर, मिक्सिंग ऑफ जीन्स, ओके। जीन मिक्स किया तो वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आया तो इवोल्यूशन आएगा, इवोल्यूशन आया तो हम बेटर सूटेड टू, है ना, फाइट दिस कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का रिलेशन अपना इवोल्यूशन से, है ना, समझिए। एडेप्टेशन, म्यूटेशन, है ना। अब यहाँ पे आपको मौत वाला एग्जाम्पल आएगा ना, वो बटरफ्लाई मौत वाला एग्जाम्पल आएगा। तो इनके पास सोचिए कि डार्विन के पास ना इतनी भयंकर साइंटिफिक बैकिंग थी, लेकिन डरपोक, मतलब थोड़ा वैसा है ना कि लोग क्या कहेंगे।
मौत वाले एग्जाम्पल में क्या है जो हमारे सिलेबस में, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचर किस तरह से सिलेक्ट करता है, ठीक है। और उसका पूरा कहानी तो चैप्टर में भी है, बस सिंपली जान लीजिए। इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइकेन आएगा, है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंजाई। तो पहले जब पॉल्यूशन नहीं था, पेड़ के ऊपर में ना व्हाइट रंग की लाइकेन लगी रहती थी, तो यहाँ पे व्हाइट रंग की जो मौत होती थी ना, वो चिपकती थी, तो उसको प्रीडेटर्स, गिरगिट विरगिट है ना, वो खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कैमोफ्लेज हो जाते थे, है ना, मतलब आसानी से हम पता नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये इसके ओके। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, पॉल्यूशन बहुत होने लगे, तो ये जो लाइकेन है इसको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं ना, जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ पे ये सबसे पहले खत्म हो जाते हैं, राइट। तो लाइकेन की जो लेयर है वो खत्म होती गई, राइट। अब आपका डस्ट शूट और ये कार्बन, ब्लैक कार्बन, है ना, अब व्हाइट वाले जो मौत थे उनकी लगने लगी लंका, ओके, वो चिपकते तुरंत गिरगिट खा लेते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे नेचर ने एक मेलेनाइज्ड मौत, मेलेनाइज्ड है ना, मेलेनिन मतलब थोड़े से मुझे बोलते हैं थोड़ा डार्कर, है ना। तो अब मान लो कि पेड़ है, उसके ऊपर शूट है, उसके ऊपर वो काला वाला, तो अब ये कैमोफ्लेज, है ना। तो नेचर ने सेलेक्ट किया, राइट, कि काले वाले मौत की बल्ले बल्ले होगी या व्हाइट वाले की, है ना, नहीं तो किसी ना किसी की किसी समय पे वाट लगने वाली है। लीडिंग टू एंटायर पॉपुलेशन ऑफ स्पीस, है ना, ये उसी के डिस्कस कर रहे हैं। बियर द पर्टिकुलर वेरिएशन एडेप्टिव निक्स, है ना, मतलब अब क्या हुआ है कि नेचर ने बताया ना कि अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो व्हाइट वाले मॉथ्स वो सर्वाइव नहीं करेंगे, ब्लैक वाली सर्वाइव ही नहीं करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगी, राइट। तो बताया, तब हम देखते हैं ना कि इस जगह पे ऐसी चीज़ पाई जाती हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा सर्कल कैसा है, नेचर सेलेक्ट कर रहा है ना। रैंडम वेरिएशन, जो म्यूटेशन हम देखेंगे ना, जो अचानक से हो जाता है ना, कि जैसे आप ये समझो कि डायोक्सिन्स, ओके, जब वर्ल्ड वॉर हुए तो आपने बहुत सुना होगा ना कि मिथाइल ऑरेंज और ये है ना, वियतनाम वॉर और वर्ल्ड वॉर के समय में हमने बहुत सारे बॉम्ब्स, है ना, बहुत सारे बॉम्ब और वो सब डाल दिया, है ना। ये कंट्री उससे लड़ रहा है, जो कि अभी भी कंटिन्यू ही है ना उसमें टेंशन नहीं लेना, लड़ो, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना। वियतनाम में ऐसा हुआ था कि वहाँ जंगल में छुप जाते हैं तो पूरे जंगल को ही डिस्ट्रॉय करो, तो मिथाइल ऑरेंज, है ना, पूरी जंगल को ही जला देता है। मतलब उसका फोटो देखोगे, एक लड़की है, उसके ऊपर वो मिथाइल ऑरेंज गिरा है, स्किन के साथ वो निकल जाता था, राइट। मतलब वर्स्ट ऑफ एनिमल्स, है ना, ह्यूमंस को बोला जाता है, तो वैसा। अब इसका इफेक्ट ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ एक छोटा सा वॉर जीतने के लिए आपने किया, नहीं, उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होता है। न्यूक्लियर वॉर की तो वो छोड़ो, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो कन्वेंशनल वॉर में जो इस्तेमाल होता है मिथाइल ऑरेंज और ये, राइट। तो आप ये जो देखते हैं ना, डायोक्सिन, याद रखिए, डायोक्सिन्स, है ना, इसका एनवायरमेंट कैसे, एनवायरमेंट पे डाल दिया, एनवायरमेंट बोल रहा था कि इसको मत डाल, नेचर पहले ही बता रहा था, जो साइंटिस्ट उनको पता चल जाता है ना कि इसका इफेक्ट क्या होगा, फिर भी वियतनाम वॉर में डाल दिया। तो कभी कभी सुनते हैं ना कि यार कंजॉइन ट्विंस, है ना, शरीर एक होगा, दो सर होंगे, ठीक है, या शरीर एक होगा, तीन सर होंगे, ठीक है। तो ये डायोक्सिन की वजह से मछलियाँ जिसके तीन सर होते हैं, क्रोकोडाइल जिसके दो सर होते हैं, इवन हॉर्सेस जिसके दो सर होंगे, और हम माइथोलॉजी में उसको किसी और वे में, है ना, रिलीजन में किसी और वे में। तो ये रियलिटी है ना, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू शुड नो, ओके। तो ये, और दूसरा म्यूटेशन है ना, अचानक से म्यूटेशन आ गया तो न्यू स्पीसीज, रैंडम वेरिएशन जो हम म्यूटेशन कहते हैं ना, ठीक है। उस समय तो इतना है ना, डार्विन के समय में मेंडल, है ना, मेंडल साहब भी अपने आप को फैक्टर बोलते थे ना, जीन कहाँ बोल पाए, वो फैक्टर्स, है ना, कुछ तो होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्स होता है ना, तभी तो पापा जैसा दिखता है, उसके जैसा कुछ है, तो अपना ये है ना। सो प्रिजर्वेशन नेचर कैसे करता है, जिसको प्रिजर्व करना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई है, ओके। अब किसको प्रिजर्व करना है, व्हाइट वाले को हटाओ, ठीक है, ब्लैक वाले वेल सूटेड है, क्यों, पॉल्यूशन सूट और वो सब पूरी कहानी है, तो उसको प्रिजर्व करना। फिर क्या करता है, वो मौत भी अपने अंदर वो जीन को एकोमोडेट करता है जो उसको सर्वाइबिलिटी के लिए हेल्पफुल हो, ओके। सो प्रिजर्वेशन ऑफ यूजफुल वेरिएशन एंड डिसअपियरेंस ऑफ अनहेल्पफुल वन, है ना। और ये भाई साहब तो ऐसे थे कि शादी के पहले है ना, बाकायदा पूरा एक चार्ट बनाया ठीक है, कि भाई शादी करने से क्या क्या फ़ायदा होगा, शादी नहीं करने से क्या क्या फ़ायदा होगा ना, उसका एक चार्ट बनाया, ठीक है। फिर वो ऐसा बोलते थे कि शादी का मतलब घूमना फिरना बंद, ओके, फिर बकवास सुनो, फिर पैसा खर्च अलग, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो जो होता है ना। फिर सोचा कि यार लाइफ ऐसा तो बीतेगी नहीं, सोशल एनिमल है, कोई कंपेनियन मिलेगी, औरतों वाली वो जो गॉसिप वो सब, इसका भी शौक था भाई, तो फिर गॉसिप फिर अल्टीमेटली बोले चल शादी कर ही लेते हैं, है ना, ठीक है। अब एक उनके साथ है कि डार्विन जो थे ना, उनकी हेल्थ जो थी ना वो बहुत ख़राब रहती थी, ओके। मतलब समझो कि 1837 से जब तक उनकी मौत हुई है ना, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट 1882 तक, तो इस थ्रू आउट है ना उनकी हेल्थ बहुत ख़राब है, बहुत सारी इलनेस होती थी, ठीक है। और बस उनका सपना भाई एक नेचर, है ना। तो ऐसा है ना कि हाउ डिड ही कोप अप विथ हिज इलनेस, है ना। तो बस वही है ना, लाइफ में एक एम होना चाहिए ना, कोई मकसद होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए हम आपके लिए नीट क्वालिफाई करना है ना, एकदम सर पे नहीं चढ़ जाना चाहिए 720 आउट ऑफ 720, ओके। जैसे इसमें ही है ना, सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं है अपने एनटीए वाले बैठे हुए हैं और सेटर, है ना। तो ये है ना, स्टार्टिंग में वो अपनी थ्योरी बता रखा ना, उनका नेचर ऐसा था कि कोई क्रिटिसाइज कर देगा, हम ऐसे बोलेंगे और चर्च तो अलग पीछे पड़ जाएगी, राइट, ठीक है। तो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थे, ऐसे के रूप में लिखते थे, ठीक है।
फिर इनके दोस्त, जैसे इनका एक अच्छा दोस्त होगा अल्फ्रेड रसल वॉलेस, ठीक है। इन्होंने बोला कि यार जो तुम बोल रहे हो ना नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टेबिलिटी, ये मैंने भी है ना, दोनों अलग अलग जगह पे इन्होंने बोला कि मैंने भी यही सेम चीज़ डिस्कवर किया है, राइट। तो सोचो हम्बल कितने थे ये चार्ल्स डार्विन, है ना। इन्होंने बोला कि अच्छा भाई ठीक है, तो साथ में पब्लिश करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मैंने पहले किया तूने, साथ में पब्लिश किया ना, कोलैबोरेट, ठीक है। तो अपनी पब्लिशिंग में उनका नाम भी दिया है ना, हम्बलनेस, ये भी सीखे, ये भी लाइफ का एक कैरेक्टर है ना। फिर आपका इनका ओरिजिन ऑफ स्पीस, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, ये सब है ना। इनका जो ओरिजिन ऑफ मतलब ये चीज़ तो है ना, पूरे वर्ल्ड में ऐसा देखने पे लगता है ना कि यार ये मतलब जो भगवान को मानने वाले या फिर नास्तिक आस्तिक है ना, तो ऐसा कैसा होता है कि बहुत लोग, जैसे मैं भी मानता हूँ भगवान को, है ना, लेकिन माई सेइंग इज लाइक अगर आपका दिल साफ है तभी पूजा पाठ शुरुआत होता है। बाकी आप अगरबत्ती लगा के कुछ भी करो और दिल में किसी के बारे में बुरा हो तो चल उसी समय आपकी प्रार्थना उठना सब गई भाड़ में, ठीक है। तो सबकी अलग अलग वे है ना, सबकी रिलीजियसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग वे में भगवान को मानते हैं, राइट, ठीक है। तो इनका जब ओरिजिन ऑफ लाइफ जो किताब निकला ना, वो इंस्टेंट है, तब उनको पता चल गया कि यार मैं जितना डर रहा था नहीं, मैं सपोर्ट में भी इतने है ना। फिर आई उनकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन किस तरह से, डेवलपमेंट, एडेप्टेशन, ठीक है। तो इस तरह से साइंटिफिक सोच, ओके। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब ऐसा है कि सिर्फ दोस्त थे नहीं, दुश्मन भी थे, है ना। उस समय भी साइंटिस्ट सर्कल में उनके बहुत सारे दोस्त थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे और दुश्मन थे। मेरे चर्च के बारे में ऐसा कैसे बोला, मेरे क्राइस्ट पर मतलब साइंटिस्ट दुश्मन है ना, लोग नहीं बोल रहा, साइंटिस्ट, ठीक है। तो उनको तो एक बार एक बॉटनिस्ट ने बोला था, है ना, क्या नाम था, एक बॉटनिस्ट ने बोला था कि इंग्लैंड में डार्विन इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंग्लैंड, ओके, ये ख्याति मिली थी उनको, ठीक है। तो लेकिन हाँ कुछ साइंटिस्ट और एकेडमिया में तो उनका बहुत सपोर्ट होता था। और सोचो कि कोई नई चीज़ और कोई सही चीज़ है ना, उसको जो आप कार्ल मार्क्स है ना, कम्युनिज्म की जो थ्योरी देखते हैं ना, लेकिन वो डार्विन से इतने ज़्यादा इंस्पायर थे कि वो पूरी थ्योरी, और वो भी बहुत बड़े आदमी थे ना, है ना। कार्ल मार्क्स जर्मनी में बॉर्न हुए थे, क्या कहते हैं, फिलोसफर थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, सोशलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, और अपने अल्टीमेटली रेवोल्यूशनरी तो थे ही, ओके, पूरा रशिया रेवोल्यूशन उसमें। तो ये सब उनके दोस्त बन गए ना, जर्नलिस्ट है ना, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन है ना, ये सारे के सारे इनका एक ग्रुप बन गया। तो अपना भी वैसे ही होता है, जिस तरह के आप हो उस तरह का आप ग्रुप बनाओ, है ना। फिर उन्होंने इन सब का सपोर्ट में, फिर उन्होंने बहुत सारी पब्लिशिंग की, है ना, और नई ऊंचाइयों पे चढ़ते गए, ओके। फिर ऐसा हुआ कि सिर्फ इसी पे मतलब इनकी कौन थ्योरी तो आप जानते हो, कुछ थ्योरी बहुत माइंड ब्लोइंग है, जैसे कि उनका अर्थवॉर्म है ना, अर्थवॉर्म पे जो हुआ था, फिर आपका किस पे किया था उन्होंने, प्लांट का अर्थवॉर्म, फिर अर्थवॉर्म हुआ और प्लांट्स के वो थॉर्न और टेंडल, इस पे किया था, ओके। इसकी थ्योरी देखेगी। फिर उन्होंने पेनजेसिस ऐसे करके भी बताया था, है ना, कि ये बता तो नहीं सकते क्या मिक्स कर रहा है बच्चे में, ये इफेक्ट मतलब फादर और मदर का ये ऐसे क्यों आ रहा है, तो वो है ना, क्योंकि उस समय स्पर्म और एग का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। पर बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आपका वेरिएशन आता है, कुछ गैम्यूल टाइप का उन्होंने बोला था, ठीक है, डिसेंट ऑफ मैन, है ना। अब यही है कि जो बच्चे आते हैं, ठीक है, इज ड्यू टू वो, है ना, मेल फीमेल, ओके, स्पर्म और एग, ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से, है ना, कि तथास्तु और पहुंच गया, नहीं, उत्पत्ति जो हुई है वो बताया उन्होंने, ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, ठीक है, कि ह्यूमन के, और फिर वो भी उनका दूसरा जो चर्च हमेशा खिलाफ था, ह्यूमन्स आर डिसेंडेड फ्रॉम एप लाइक प्राइमेट्स, है ना, जो अफ्रीका में। और इसका ये मत समझिए कि सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर देख के उन्होंने बताया, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक कॉमन स्पीसीज जहाँ पे इवोल्यूशन अलग है, और ये प्रूव करके उन्होंने दिखाया। क्यों? अब उनका जो बोन स्ट्रक्चर होता है ना, बोन स्ट्रक्चर, ओके, हाथ का और इसका जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, है ना। और हम उनकी उत्पत्ति क्यों है बंदर की, क्योंकि वी स्टिल हैव टेल बोन, है ना, टेल बोन है ना पीछे में, ठीक है, टेल बोन वो बताता है। फिर अपना एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखिएगा तो फिश का हो, कुत्ते का हो, इंसान का हो, बंदर का हो, सबका जो एम्ब्रियो होता है वहाँ पे सर के पीछे वो गिल स्लिट होती है ना, ठीक है। एडल्ट आते आते तो वो खत्म हो जाती है, लेकिन इनिशियली है, मतलब एक इवोल्यूशनरी हम एक जगह से आ रहे हैं, है ना। और इन्होंने जिस पे वर्कआउट किया था वो इमोशनल, ओके, जैसे बंदर भी दुखी होता है तो वो रोता है, राइट, पूछ हिलाता है, तो मतलब कुछ ना कुछ है ना, उनकी अपनी लैंग्वेज, इमोशनल होते हो ना। प्रेगनेंसी में उनका वही इमोशनल होगा जो ह्यूमंस में होगा, तो ये है ना, चिंपैंजी, एप्स सब में, तो इमोशनली साइड को भी उन्होंने देखा, है ना। कैसे कि जैसे हम भी है ना, किसी लड़की को इंप्रेस करना हो तो अच्छा कपड़ा, अच्छा बोलना हो, ग्रूमिंग, राइट, तो वो बर्ड्स में देखते हैं ना कि वो भी रिझाने के लिए, है ना, कोर्टशिप जो बोलते हैं, है ना, वो अपने पंख फैलाएंगी, डांस करेंगी, मेल होगा तो वो अपना घोंसला बनाएगा, वैसा आइए, ओके। तो ये इमोशनल वे में भी उन्होंने पढ़ा कि भाई बहुत सिमिलैरिटी है, दुख होता है तो वो दुखी होते हैं, है ना, ठीक है। तो सिर्फ सेक्सुअली हो, इमोशनली भी, है ना।
सेंस ऑफ ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, डांसिंग, बर्ड, एप, ह्यूमन, सब में होता है ना। और लड़कियों के लिए होता है हाइट, ओके, हाइट, ओके, वो भी कि उनका भी ये आता है बोलता सही नहीं है या ख़त्म है या जो भी चीज़ उनका, लड़कियों को भी ना पसंद आ जाता है एक नज़र में, और फिर उनका भी अपना नाटक जो भी, वो भी इन सबसे इंप्रेस होते हैं। तो मेल फीमेल को इंप्रेस करने का नेचर ने एक लगा रखा है कि इसी तरह से वो है ना, तो सब चीज़ रिलेटेड है। बर्ड का डांसिंग, मेटिंग बिहेवियर, विजुअल रिचुअल्स है ना, आपको जो अच्छा दिखे, ओके, तो इसको कोरिलेट कीजिएगा। और उन्होंने ये भी कॉन्सेप्ट लाया था कि जैसे बहुत सब होते थे ना कि पॉलीगैमी है ना, एक से ज़्यादा शादी या एक से ज़्यादा पार्टनर्स, ओके, तो डार्विन साहब ने बोला था कि आप बर्ड देखो, मैमल देखो, तो मोनोगैमी, ठीक है, नेचर प्रेफर करता है रेदर देन पॉलीगैमी, ओके, वो हमेशा वुड बी एन अपवाद जो बोलते हैं ना, मोनोगैमी नेचर ने बताया कि मोनोगेमस है ना, एक दिल एक वो, तो मोनोगेमी पार्टनर्स, ओके। अब ये नेचुरलिस्ट पूरे सेंस में, ठीक है। और फिर ज़्यादा तो इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली है ना। और ये भी है ना इमोशनल वाला, थोड़ा जैसे बंदर भी गुस्सा होता है एक्सप्रेशन दिखाता है ना, दांत वांत दिखाता है, कूदने लगता है वो, हम भी, हमारे में बच्चे होते हैं ना बंदर ही तो होते हैं, ठीक है, वो भी जब गुस्सा दिखाना होता है उतना चिढ़ते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, तो इससे रिलेट किया है ना। कल्चर को तो पूरा है ना, उनमें भी कोई मरता है तो वैसे ही हम देखेंगे कि ह्यूमन का फॉर्म भी है ना, जो जैसे भीम भेदिका, वो जो आप आर्ट सुनते होंगे मध्य प्रदेश में है ना, भीम भेदिका आर्ट कल्चर, तो उसमें क्या है कि हमारे जैसे ह्यूमन नहीं है, लेकिन उनको पेंट करना आता है, राइट, और घर में नहीं रहते हैं, वो केव में रहते हैं, मतलब इससे भी आप बोल सकते हैं धीरे धीरे उत्पत्ति हुई है, वो डिलीट कर सकते हैं, है ना। बंदर का दांत दिखाना, कुत्तों का दांत, जो दांत दिखाते हैं ना। अब यहाँ पे एक मतलब अच्छा चीज़ समझिए कि एक वेनिस है ना, वेनिस और स्टोन हैंड समझिए, तो देखा कि यार ये जो है ना, ये धीरे धीरे धस रहे हैं, है ना, सिंक हो रहा है, ठीक है, सबने अपनी बुद्धि लगाई है, हो क्यों रहा है, ठीक है, क्या जमीन वैसी हो रही है या हो रहा है कुछ नेचर का है ना, कुछ भगवान भगवान तो नहीं कर रहे हैं कि घर वर सब कुछ डूब जाएगा, ओके, जैसे रोमन विला वो सब सिंक कर रहे थे। हाँ, मतलब ये अपने डार्विन साहब ने बोला कि भाई साहब ये जो अंदर अर्थवॉर्म है ना, वो धीरे धीरे जमीन खा रही है, ओके, और अर्थवॉर्म से इनको कुछ ज़्यादा ही प्यार था, नहीं खा रही है, इस कारण से तुम्हारे घर जो है, ठीक है, तो ऑलवेज हैड अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, है ना, तो कितना पैशनेट थे, है ना। तो अभी भी लाइफ इज़ नॉट दैट हार्ड, ओके, कि आपको पता ना चले कि क्या करना है क्या नहीं, है ना। बोलते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो 10 खुले, राइट, तो अगेन उसी होप पे, है ना, बस अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। ये नहीं कि बैठे बैठे सोते सोते आप बोलो कि मेरा नीट में 600 से ऊपर होना चाहिए, नहीं, हाँ, ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, यू कैन अचीव एनीथिंग, सिर्फ फिगरेटिवली नहीं, लिटरली, है ना, मेहनत करो, आपको मिलेगा, ओके। चलिए जल्दी से हम वो चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और मुझे पता है ये 1 घंटे से ज़्यादा का गया, फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, ओके, लेकिन ये चीज़ मुझे पता है कि ज़रूरी है बताना, बिकॉज यू ऑल आर इन दोज एज ग्रुप, है ना, जहाँ पे दिमाग इधर उधर बहुत घूम रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते क्या यार, अभी शुरू कर देते हैं ना अपने एनसीईआरटी के चैप्टर को। इवोल्यूशन स्टैंडर्ड 12th विद इन एन आवर, ओके। तो इसमें टोटल 9 टॉपिक्स होंगे। पहला है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ, दूसरा है आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म थ्योरी पोर्शन, ओके। तीसरा है आपका व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, चौथा आपका एडेप्टिव रेडिएशन, पांचवा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, छठा होगा आपका मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है ना हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल, इसमें इक्विलिब्रियम और ये, ओके। 8वां टॉपिक होगा आपका अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, और लास्ट 9 टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ना, आई एम गोइंग वर्ड बाय वर्ड ऑफ एनसीईआरटी, ओके। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ओके। व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन पूछा आपसे, है ना, टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड over million of years on earth, okay, flora fauna है ना, flora पेड़ पौधे, fauna animal, okay, we have an understanding of the context of origin of life, इसमें देखेंगे evolution of earth, of star and indeed of universe itself, okay. What followed is the longest of all construed and conjectured stories, okay, the longest of all is construed and conjectured, है ना, जो ये चीज़ है, this is the story of origin of life and evolution of life form, okay. Life form, biodiversity on planet Earth in context to evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. Okay, कहने का मतलब ये है कि जो Earth का है ना, okay, Earth का जैसे जैसे evolution हुआ वैसे वैसे life form और biodiversity का भी evolution हुआ, okay, क्योंकि condition change होते गए Earth में, तो life form भी biodiversity भी different, okay. तो देखते हैं पहला topic origin of life, okay. When we look at the star on a clear night sky, we are in a way looking back in time. कहने का मतलब जैसे आप जानते हैं ना कि सन रेज को हमारे पास पहुंचने में, ओके, मतलब सोलर सिस्टम बीच में सन और प्लेनेट आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ओके, रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, तो सनलाइट को अपने अर्थ तक आने में 8.27 है ना, ऐसे ही कुछ है, 8 मिनट 17 सेकंड या 27 सेकंड तक लगता है, ओके। तो ये बता रहा है कि व्हेन वी लुक एट द स्टार ऑन अ क्लियर नाइट स्काई, रात में स्टार को देख रहे हैं,
इन अ वे वी आर लुकिंग बैक इन टाइम। ये कहने का मतलब है ना कि वो जो लाइट है ना उसने अपनी जर्नी बहुत पहले शुरू की होगी, है ना, तो उस लाइट को हम देख रहे हैं मतलब 8 मिनट पहले के इवेंट को देख रहे हैं। ओके, स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर्स, है ना, किलोमीटर मीटर, तो गैलेक्सीज और ये है ना जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम है उनके बीच के डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में, तो लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हु एमिटेड लाइट, है ना, और उनकी स्टार्टेड इस जर्नी मिलियन ऑफ ईयर्स बैक एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे। ओके, जैसे आपको दिखते हैं ना कि डिफरेंट गैलेक्सीज, ओके, जैसे समझिए कि अभी हमने उतना, है ना, वैसा कोई भी टेलीस्कोप, ओके, इधर रेडियो और वो जो स्पेस में जा रहा है ना, टेलीस्कोप से हम एंटायर यूनिवर्स को मैप आउट नहीं, जो विजिबल यूनिवर्स है ना जिसको हम देख सकते हैं बस उतना ही मैप किया है ना, तो अभी हमें पता भी नहीं। और एक तो हम जानते हैं ना कि द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, ओके, तो वो एक्सपैंड कर रहा है, तो हम कभी भी जान नहीं पाएंगे कितना बड़ा है ना। व्हाट वी सी टुडे इज अ ऑब्जेक्ट which emitted light, whose emitted light started its journey million of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. Okay, अब मिल रहा है। However, when we see object in our immediate surrounding, we see them instantly. जैसे है ना कुछ भी देखा तो लगता है कि अभी instantly हम देख रहे हैं। Okay, we see them instantly and hence in present time. Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into our past. है ना, वही journey light की। The origin of life is considered a unique event इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, है ना। अभी भी हम ढूंढ रहे हैं ना कहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मिल जाए, एलियन लाइफ मिल जाए, है ना, मार्स पे लाइफ मिल जाए, उसके लिए अभी सर्च कर रहे हैं। द यूनिवर्स इज वास्ट, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली एस्पेक्ट। पूरे यूनिवर्स को आप देखिएगा तो अर्थ एक डॉट से जैसा दिखता है ना। द यूनिवर्स इज वेरी ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके, ह्यूज क्लस्टर ऑफ, बैकग्राउंड में फोटो देखिएगा, गैलेक्सीज, अपना मिल्की वे, ओके, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट सोलर सिस्टम, बिलियन ऑफ गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में, है ना। Huge cluster of galaxies comprise the universe. Galaxies contain stars and cloud of gases and dust. ऐसे ही तो होता है ना, जो डस्ट है और गैसेज है ना, जैसे हम बोलते हैं ना गैस जायंट, है ना, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, और ये सॉलिड जैसे अपना मार्स, अर्थ, वीनस। ओके, तो क्या है कि जो गैस और वो है ना वो कंडेंस हुई, है ना, ग्रेविटेशनल पुल के कारण गैसेस, है ना, कंडेंस हुए और फिर अपना अर्थ बना, है ना, सॉलिड प्लैनेट, और उसको गैसियस बोलते हैं ना। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। ओके, द बिग बैंग थ्योरी, है ना, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट। ओके, एक बिग बैंग, वहाँ पे एक मतलब सोचिए कि वो कितना कंडेंस्ड, है ना, एक पॉइंट से फिर बिग बैंग हुआ और फिर अर्थ, वीनस, गैलेक्सीज, यूनिवर्स पूरा क्रिएट हुआ। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू explain to us the origin of universe. It talks of a singular huge explosion, है ना, explosion unimaginable in physical term. The universe expanded and hence the temperature came down, है ना, जैसा केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि अगर गैस जैसे ये अपना कोई भी, है ना, जो 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन में देखते हैं ना, कंप्रेशन होता है गैस का, तो ओके, जब कंप्रेस फॉर्म में होता है तो हीट, और जब एक्सपांड होगा तो कूल होगा। तो वैसे यूनिवर्स जो एक्सपांड कर रहा है तो ठंडा हो रहा है। ओके, द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म समटाइम लेटर, है ना, क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट है ना, तो पहले हैवियर्स एक साथ आए, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना अर्थ के बीच में निकल, है ना, आयन, बीच में कंडेंस कोर है ना, तो हाइड्रोजन हीलियम तो पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग में तो सबसे लाइटेस्ट elements. Okay. So hydrogen and helium form sometime later. The gases condensed under gravitation and form the galaxies of present day universe. Okay. In the solar system of our Milky Way, जो अपना Milky Way galaxy है, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. Okay. 4.5 billion year back अपना Earth बना. Okay. There was no atmosphere on early Earth. कैसा होगा, है ना, इतना तो पहले क्या था कि ऑक्सीडाइजिंग अर्थ नहीं था ना, ऑक्सीजन का कोई मतलब ही नहीं, पहले रिड्यूसिंग, ओके, सल्फर गैस और वो सब, है ना, कुछ ऑक्सीजन, ये अपना ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर है ना, और एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर, वैसा कुछ नहीं था ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ऐसा बोल के कुछ नहीं, ना ही ओजोन लेयर। तो स्टार्टिंग प्रिमिटिव अर्थ कैसा था, बहुत मतलब रिड्यूसिंग टाइप। ठीक है, अब देखते हैं, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सर्फेस। ओके, तो ये सब चीज़ उस समय वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम वो वोल्केनिक या फिर कोई एस्टेरॉइड या मेटियोर टकराया अर्थ से। जैसे चांद का देखते हैं ना, उस पर क्रेटर्स, क्रेटर्स मतलब कि बॉम्बार्डमेंट, है ना, बॉम्बार्डमेंट ऑफ एस्टेरॉइड्स ऑन लूनर सरफेस, मतलब चांद के सरफेस पे, तो क्या एक डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, राइट। और फिर लेटर हम देखेंगे कि यही जो डिप्रेशन है ना, उसमें फिर बारिश, अब जब ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग अर्थ बनेगा, है ना, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, पानी बन रहे हैं, वाटर वेपर ऊपर जा रहा है ना, उसका प्रेसिपिटेशन, बारिश हुआ, तो वो जो हम पैसिफिक अटलांटिक ओशन देखते हैं तो वही डिप्रेशन में जो पानी भरा रहता है ना, वही चीज़ है। ओके, तो देखते हैं, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर द सर्फेस। अब क्या है कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं, तो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, वो डायरेक्ट हिट करेगी अपनी अर्थ को, एटमॉस्फेयर नहीं है ना जो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, ओके, या ओजोन लेयर नहीं है जो प्रोटेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट अर्थ। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
जैसे बोलते हैं ना कि ये पानी के बोतल में है ना 1 लीटर वाटर, लेकिन अभी हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ये H2O को तोड़ सके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्यों? क्योंकि जब फिशन होगा, है ना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिशन मतलब तोड़ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, समझिए। जिस समय ऐसा हमारे पास कोई चीपर टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम ये पानी को तोड़ सकें, ओके, तो जो अपना एनर्जी के लिए ना अमेरिका जो इधर उधर है ना वॉर में इन्वॉल्व होता है, खत्म हो जाएगा। एनर्जी की नीड हम पूरी कर सकते हैं, राइट। बहुत पोटेंशियल है इसमें, लेकिन अभी टेक्निकल नो हाउ हमें नहीं पता। अब सिर्फ इमेजिन कीजिए, नेचर जो हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ओके, प्लांट कितनी एफिशिएंटली H2O को तोड़ दे रही है और अपने एनर्जी नीड को फुलफिल कर रही है। नेचर है ना सबका मालिक एक, तो नेचर वो कितनी आसानी से कर रहा है और हमारे पास अभी कितना भी रिसर्च कर ले वो चीज़ नहीं है। देखते, द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from the molten mass covered the surface. The UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen. And lighter hydrogen gas, सबसे periodic table में पहला escaped है ना, अब hydrogen release हुआ. Oxygen combined with ammonia and methane to form water. And broke up water into hydrogen and oxygen. And lighter hydrogen escaped. Oxygen combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide and other जो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनते हैं ना। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म, अब ऑक्सीजन आया तो ओजोन लेयर बन गया, राइट। अब जैसे जैसे अर्थ कूल हो रहा है, एज इट कूल द वाटर वेपर फेल एज अ रेन प्रिसिपिटेशन, है ना, पूरा वाटर साइकिल जो होता है ना, टू फिल अप द डिप्रेशन, है ना। और इसी तरह से पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, है ना, ओके, इसको भी याद ही कर लीजिए। जो 6 ओशन है ना, PAISA, पैसा, ओके, पैसिफिक, अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न ओशन जो अपना एंटार्क्टिक वाला है ना, सदर्न ओशन, और आर्कटिक ओशन, ओके। तो ये 6, ओके। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, तो पहला लाइफ है ना अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर के बाद आया, ओके, और अपना 4.5 बिलियन ईयर ऐसा बोलते हैं, राइट। अब देखना कि लाइफ आया कैसे। डिड द लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस, क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि सिर्फ अर्थ ही नहीं, अभी हम ढूंढ रहे हैं ना बिलियन ट्रिलियन कितने गैलेक्सीज है और गैलेक्सीज में कितने प्लैनेट्स है ना, तो वहाँ पे कहीं तो ऐसा होगा जहाँ पे एकदम वैसा कंडीशन होगा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे। तो ऐसा नहीं कि अपने अर्थ में अभी हम सर्च कर रहे हैं ना, अभी तो विजिबल यूनिवर्स ही नहीं देख पा रहे हैं, राइट, कि कितना बड़ा यूनिवर्स है, तो कहीं पे भी लाइफ हो सकता है। तो ऐसे बोला जाता है कि हो सकता है कोई एस्ट्रॉइड्स है ना, उसमें ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगा, एलियन लाइफ, और वो टकराया होगा अर्थ से, तो इस तरह से अर्थ में लाइफ आया होगा ना, वही बात कर रहे हैं। डिड द लाइफ फॉर्म केम फ्रॉम आउटर स्पेस, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, है ना। अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, है ना। Panspermia is still a favorite idea of some astronomers. For a long time, it was also believed that the life came from decaying and rotten matter, है ना, like mud or straw, है ना, जैसे straw, वो लकड़ी वाला straw और mud, है ना, कीचड़ विचड़ से। और इसका भी है ना, अभी हम लुइस पास्चर है ना उनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। This was a theory of spontaneous generation, है ना, कि अपने आप लाइफ आ गया। लुइस पास्चर by careful experimentation demonstrated that life came only from pre-existing life. He showed that pre-sterilized flask, है ना, वो डायग्राम देखिएगा, 2 फ्लास्क लिया, है ना, एक को क्लोज कर दिया, एक को ओपन, और दोनों में हीट किल्ड यीस्ट, है ना, सबसे सिंपल सिंगल सेल, है ना, लाइफ फॉर्म, ओके। तो लुइस पास्चर ने बताया कि नहीं, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ओके। ही शोड दैट प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, मतलब स्टेरिलाइज कर दिया, उसमें कोई लिविंग फॉर्म या लाइफ फॉर्म नहीं है। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट, है ना, दोनों को हीट किल किया और रखा। While in another flask, एक को क्लोज कर दिया, एक फ्लास्क को क्लोज कर दिया और हीट किल्ड यीस्ट रखा, तो इसमें आगे कोई लाइफ नहीं मिला। दूसरे फ्लास्क को ओपन रखा जहाँ से एयर से मॉइस्चर हो, यहाँ पे भी हीट किल्ड यीस्ट है ना, सिंगल सेल, लेकिन वहाँ पे लाइफ फॉर्म दिखे, ओके। तो मतलब एयर से उन्होंने कुछ लिया। न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड यीस्ट, है ना। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड, है ना, कि ऐसा नहीं कि है ना मतलब बाइबल में लिखा है कि अचानक से लाइफ की उत्पत्ति हुई है ना, वैसा कुछ नहीं है ना। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड once and for all, okay. However, this did not answer, अब यही चीज है ना अंडे और मुर्गी वाला, कि वो यीस्ट कैसे आया सबसे पहले, okay. However, it did not answer how the first life form came on earth, okay. अब आइए इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिन्होंने प्रूव किया लाइफ कैसे आया है ना। तो इसमें देखेंगे ओपेरेन ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड, ओपेरेन और हाल्डेन, है ना, प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव बीन कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके। तो ओपेरेन ऑफ रशिया और हाल्डेन, इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक लाइफ जो है ना नॉन ऑर्गेनिक फॉर्म से आया, समझते हैं, जैसे कि अमोनिया, मीथेन, ये सब मिलके कोई पॉलीसेक्राइड बना रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहा है ना, ओके। जैसे पॉलीसेक्राइड, DNA, RNA, तो नॉन लिविंग से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल,
ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वही आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स है ना, तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। ओके, तो धीरे धीरे है ना केमिकल इवोल्यूशन हुआ, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया। ओके, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द कंडीशन ऑफ अर्थ, प्रिमिटिव कंडीशन कैसा था? हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग, उस समय अर्थ में मीथेन था, अमोनिया था, ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ में। ओके, अब इसको प्रूव किसने किया? 1953। ओके, इसमें एसएल मिलर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट देखें तो एसएल मिलर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन लेबोरेटरी स्केल। ओके, अपने लैब में वैसा प्रिमिटिव अर्थ वैसा एक कंडीशन बनाया है ना, क्योंकि अगेन क्लाउड्स है, लाइटनिंग थी है ना। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एनर्जी देने के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 8000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्रिमिटिव अर्थ जैसा कंडीशन बना दी। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, पहला है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड। ओके, प्रोटीन, फिर प्रोटीन बन गया तो डीएनए आरएनए बन ही जाएगा। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट ही अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, ओके, पॉलीसेकेराइड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस डीएनए, पिगमेंट्स एंड फैट, मतलब क्लोरोफिल और ये सब बनना शुरू हो गया। एनालिसिस ऑफ मेटेओराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर ऑकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। तो अलग अलग प्लैनेट में भी ऐसा है ना, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे प्लैनेट में हमारे इंसान जैसे है ना। एलियन लाइफ का मतलब होता है कोई बैक्टीरिया मिल जाना, कोई ना सिंपलेस्ट फॉर्म लाइफ का मिल जाए है ना। तो उसके लिए पहला कंडीशन है मॉइस्चर, वाटर वेपर, ओके, पानी। इसलिए हम सबसे पहले किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब है ना, हम ढूंढते हैं कि यहाँ पे पानी मिल जाए तो ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ पे लाइफ फॉर्म भी एग्जिस्ट करता होगा है ना। लूनर सरफेस में जैसे चांद पे पानी मिला, ओके, मार्स पे भी वो जो लाइन्स है ना वो बताते हैं किसी समय पे उसमें कैनाल्स। ओके ओके, विद द लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजंक्चर्ड स्टोरी है ना, कंजंक्चर मतलब जो बोलने आम बोलचाल में जो कहानी चलते आ रही है ना, केमिकल एवोल्यूशन वॉज मोर और लेस एक्सेप्टेड। ओके, मतलब स्पॉन्टेनियस, अचानक से कुछ नहीं हुआ। ओके, केमिकल एवोल्यूशन, फिर बायोलॉजिकल। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। ओके, जैसे कैप्सूल ऑफ लाइफ मतलब बैक्टीरिया एक कैप्सूल जैसा दिखता है ना, गोल सा। ओके, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद ही सर्वाइव नहीं कर रहा, वो रेप्लिकेट भी कर रहा है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है ना। द फर्स्ट नॉन सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। ओके, दे कुड हैव अमोनिया, आरएनए, पॉलीसेकेराइड एक्सेट्रा है ना। द कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स है ना, जो पेरेंट है उसे सिस्टर में, तो इक्वल अमाउंट ऑफ जो आपका साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, फूड वैक्यूल और वो सब है ना, सीलिया, फ्लैजिला जो बैक्टीरिया का होता है वो इक्वली है ना आगे वाली जनरेशन में। द कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स। ओके, द फर्स्ट सेलुलर लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेटेड टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो है ना। दिस वाज प्रोबेबली सिंगल सेल, वही बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स है ना। ऑल लाइफ फॉर्म वर इन वाटर एनवायरमेंट, इसलिए वाटर सिग्निफिकेंट होता है, राइट। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस है ना, लाइफ की उत्पत्ति, बायोलॉजिकल जेनेसिस उत्पत्ति करना। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग है ना, तो अपना ऑर्गेनिक फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक। ओके, इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी। हाउएवर वंस फॉर्म हाउ द फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ वुड हैव इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स बायो, मतलब अपना इंसान एक बैक्टीरिया से हम तक आना है ना, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट है ना, ऑफ टुडे इज फैसिनेटिंग स्टोरी दैट विल बी है ना। अब इसी पूरा इवोल्यूशन उसी पे है, ये चैप्टर उसी पे है ना। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म थ्योरी क्या है? कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर, वही है ना भगवान वाला। ओके, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ना, भगवान ने उत्पत्ति की। दिस थ्योरी हैज 3 कॉनोटेशंस है ना, उनकी तीन मत है ना, 3 विश्वास है। पहला, दैट ऑल लिविंग थिंग है ना, पहला कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज और टाइप दैट वी सी टुडे आर क्रिएटेड एज सच, मतलब इंसान बना, बंदर बना, बैक्टीरिया बना, जैसे हैं वैसे ही शुरुआत में ही बना, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। ओके, वह क्रिएटेड एज सच। दूसरा, दे मतलब उनकी धारणा है ना। दूसरा है दे आर दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम, वही चीज़ बता रहे हैं ना कि बंदर डाइवर्सिटी जो है ना प्लांट में या अपना इसमें हमेशा ऐसा है ना, ऐसा नहीं। अलगी, फंजाई, प्लांट फॉर्म में बात करें तो अलजी, फिर फंजाई, उसके बाद ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद आम अमरूद जो देखते हैं ना एंजियोस्पर्म। तो उनका भी ग्रेजुअल है ना इवोल्यूशन हुआ, ऐसा बोल के वो नहीं मानते। वो बोलते कि नहीं, जैसा है वैसे पहले से ही ऐसे ही बना है अर्थ। ओके, और वो बोलते हैं कि ऐसा फ्यूचर में भी ऐसे ही रहने वाला। तीसरा उनकी धारणा दैट द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। ऑल दीज आइडिया वाज स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ओके, रेनेसांस है ना, उसी में साइंटिस्ट और वो सब, मतलब साइंस की जैसे जैसे है ना 19th सेंचुरी में कितने सारे साइंटिस्ट हैं ना, तो उन्होंने चैलेंज किया है ना। चर्च उस समय बहुत स्ट्रांग था। ओके, वो जो बोलता था वो मानना पड़ता था, और इसके अगेंस्ट में कोई बोला तो भाई सब गए। ओके, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द सी वॉयज, अपना वो डार्विन साहब का HMS बीगल है ना, और गैलापागोस आइलैंड। ओके,
तो इस पर चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट द एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज, है ना, वही ने बताया। तो इनकी जो प्रेमिसिस है कि ऑलरेडी इतनी वेराइटीज, डाइवर्सिटी पहले से है ना, और जैसे हैं वैसे। और डार्विन साहब ने क्या बोला कि यार हमारी उत्पत्ति चिंप से, चिंपैंजी, एप से, बंदर से, ओके। और फिर वो स्टार्टिंग में ले जाते हैं ना, जैसे डायनासोर्स, है ना, उनकी अभी लिविंग फॉर्म में आप टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल्स, ओके, और बर्ड्स, है ना, तो इनके अभी एंसेस्टर्स, राइट, ओके। तो डार्विन साहब तो बोले कि नहीं, इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ, ओके, और हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, है ना। और ये जो है ना, चर्च उस समय बोलता था नहीं भगवान ने बनाया और जैसा बनाया बस वैसे, और आगे भी वैसा ही रहेगा। चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट ऑल्सो विथ लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, है ना। मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, ओके, एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ओके। there had been extinction of different life form in the years gone by, just है ना, रिप्लेस कर दिया उन्होंने, जैसे ह्यूमंस, ओके। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, निंडरथल मैन, वो सब देखते हैं, ओके, कि किसी को स्टोन यूज करना था, किसी को पेंटिंग करना, और हम जिसमें कॉन्शियस है ना, सही गलत का फैसला कर सकते हैं। तो इवोल्यूशन के थ्रू आया। देयर हैज बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन ईयर्स गॉन by just new forms of life arose at different period of history of earth, okay. There has been gradual evolution of life form, gradually, okay. Any population has built in variation in characteristic, variation बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जीन, उसके अलील्स, है ना, ये भी कॉन्सेप्ट अपने पास रखिएगा। नेचर वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ओरिजिन, अभी तक ओरिजिन ऑफ लाइफ देख रहे थे, अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ओके। नेचर कैसे सिलेक्ट करती है कि किसको आगे जिंदा रहने दे, कि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए, और किसको एक्सटिंक्ट करना है, ओके। तो अगेन जीन, है ना, जीन में म्यूटेशन या वेरिएशन आएगा, डिफरेंस आएगा, तभी तो वो बेटर एडेप्टेबिलिटी देगा ना। मान लो कि वैसा एनवायरमेंट है जहाँ पे, जैसे अभी पॉल्यूशन का देख लो, राइट। तो कैसे होता है, नेचर कैसे सेलेक्ट कर रही है, कोरोना, ओके, कोरोना आया तो जिनको ऑलरेडी ना प्री एग्जिस्टिंग इलनेस था, राइट, कार्डियो का प्रॉब्लम, दिल विल का, सांस लेने का, लंग्स का प्रॉब्लम है, तो गॉट वाइप्ड आउट, है ना। एक कोरोना आया और वो, है ना, वो उनकी डेथ हो गई। और नेचर ने इस तरह, जिनका स्ट्रॉन्ग है, जो एक्सरसाइज करते हैं ना, जिनकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है, ओके, तो वो सर्वाइव कर गए। तो ये है ना, अभी के एग्जाम्पल से आप ऐसे समझो। वैसे ही हम पॉल्यूशन किए जा रहे हैं, राइट। और इसमें तो एक और कि जैसे 1916 से ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से हम इतना केमिकल्स, है ना, अपने अर्थ में डाले, जैसे डायोक्सिन, है ना, जैसे हम देखते हैं ना कि डायोक्सिन का इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे हम पौराणिक कहानी है ना, माइथोलॉजी और हिस्ट्री में, जैसे रावण, है ना, उसके 10 सर, तो ऐसा नहीं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते थे। डायोक्सिन जिसका इफेक्ट है ना, जो वर्ल्ड वॉर के पहले जो आर्म रेस हुआ है ना, इतना हमने अपने अर्थ में केमिकल डाल दिया ना कि वैसी मछली जिसके 2 सर होते हैं, वैसे अपने मतलब इवन हॉर्सेस, है ना, बच्चे तो 2 सर, है ना, इसको बोलते हैं कंजॉइन ट्विंस, ओके, मतलब शरीर एक रहेगा और 2 सर, ओके। इसका इफेक्ट कैसे, जैसे साइंटिस्ट ने पता किया, जो डायोक्सिन्स, ओके, जो हम वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने मिथाइल ऑरेंज, जो एजेंट ऑरेंज कहते हैं ना, वियतनाम वॉर में जो यूज़ किया था, तो ये डायोक्सिन, तो ऐसा नहीं कि ये अपने शरीर पे एब्जॉर्ब नहीं होती, एब्जॉर्ब होती है, और ये फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक, ओके, 2 सर, 3 सर, है ना, 10 हाथ, तो ये सब माइथोलॉजी अपने जगह पे, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे, साइंस ऐसे ही बोलता है, राइट। एनी पॉपुलेशन हैव बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक, वेरिएशन आएगा तभी तो एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा, ओके। दोज कैरेक्टर्स विच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, मतलब उस एनवायरमेंट का जो क्लाइमेट होगा, कितना फूड है, जैसे अभी बायोटेक का जो इसके पहले डिस्कशन किया, तो उसमें देखा ना कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा तो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइव करेगी, टेट्रासाइक्लिन होगा तो उसमें अनदर फॉर्म, है ना, तो वो बायोटेक का, उसके डिस्कशन को ध्यान रखिए ना, कि जैसा फूड अवेलेबल होगा वैसे ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगी, है ना। क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर, टेम्परेचर सह सकते हैं या नहीं सह सकते हैं, है ना, या फिर अभी पॉल्यूशन, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि कितने लोग मतलब लाइक, है ना, इन मिलियंस, ओके, इतने लोग मर रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंट पॉल्यूशन, ओके, ठीक है, कि पॉल्यूशन इतना हो रहा है, और अपने बिंदास जिए जा रहे हैं ना, कि अच्छा जब होगा तो देखा जाएगा, राइट। तो जब तक वो, है ना, ऑक्सीजन मास्क लेके लोग ना घूमे, कोरोना ने तो बता दिया, ठीक है, कि सिर्फ मतलब जिनको अस्थमा है सिर्फ वही वो मास्क नहीं लगाया था, पूरी वर्ल्ड को लगाना पड़ा। और स्टैंड स्टिल, समझो आप, राइट, कि आप जितना भी फ्रीडम के लिए बोल रहे हो, स्टैंड स्टिल, हर एक मतलब दुनिया में हर एक चीज़ रुक गई, आप कहीं जा नहीं सकते, कोई बिजनेस नहीं, तो ओके। और उसके बाद अभी भी साइड इफेक्ट पता नहीं चल रहा है। दोस्त तो नेचर हमेशा ना वो बाप होता है, राइट, तो नेचर हमेशा वुड हैव एन अपर हैंड, ओके, ठीक है। उसको मतलब नहीं कि ह्यूमन एज ए स्पीसीज जिंदा रहे या ना रहे, ओके, आप कल मर जाओगे, नोबडी वुड केयर, राइट। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके, ये नहीं कि कोई आपका ध्यान रख रहा है ना, तो इसलिए ध्यान रखिए। दोज कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर और जो भी फैक्टर्स हैं, वुड आउटब्रीड अदर्स, है ना, वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ाएंगे। दे आर लेस एंडाउड टू सर्वाइव अंडर, और जो है जिनकी एडेप्टेबिलिटी नहीं है, साफ, ओके। अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ओके। तो वही डार्विन साहब का और चर्च का ये कहता था कि जो व्हाइट मैन है ना,
जिन जो रेशियल है ना, रेशियली बोला कि जो वाइट्स हैं, ओके, उनको उनके पास मतलब भगवान ने ऑलरेडी उनको वो कैरेक्टरिस्टिक दी है जिनसे वो अच्छे से सर्वाइव कर सके ना, उनकी धारणा कि ब्लैक को जो स्लेवरी है ना, पूरी कहानी हिस्ट्री तो स्लेवरी तो काले लोग होते हैं, उनको उनको भगवान ने ये सब, उसी का एक धारणा अपने इंडिया में ना, वो पूरी कास्ट हायरार्की उसमें देखिए है ना, कि ह्यूमन में कैसे सेपरेशन, ओके, तो वहाँ पे स्लेवरी, ब्लैक और वाइट में सेपरेशन, ओके, जो अब है ना मेंडल और अपना मॉर्गन मेंडल साहब और ये अपना इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, वो सब पता है, ह्यूमन एज ए स्पीसीज है ना, जो अपनी क्रेनियल कैपेसिटी होती है, राइट, सोचने समझने तर्क शक्ति सबकी, IQ जो बोलते हैं ना, सबकी इक्विवेलेंट होती है, राइट। भाई कोई है ना जो बोलते हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, अपने स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, तभी तो आप फिटेस्ट होगे, राइट। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में हो, तो फिर चांसेस आर दैट यू वोंट बी डेवलपिंग दोज कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ओके, तभी आप एडेप्टेबल होगे, राइट। और फिर ही कोई टेंशन आपको आपके दिमाग में उतना है ना, पढ़ाई का अपना सिग्निफिकेंस है ना, बाकी तो पैसे देके तो है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझिए, आपको पता है कि आपकी जो कट ऑफ होती है नीट की, वो व्हाई वुड इट बी होवरिंग अराउंड 130, 720 में 130 नंबर लाने पे भी आप क्वालिफाई क्यों हो जाते हो? इसके पीछे का कारण ये है कि अराउंड 50,000 सीट्स आर देयरफॉर है ना, आर इन गवर्नमेंट कॉलेज और 50,000 आपके प्राइवेट कॉलेज में, राइट। तो क्या है कि अब प्राइवेट कॉलेज के पास कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए ना, तो आप देखोगे कि जिनके पास पैसा है, राइट, तो इवन दो दे वुड बी स्कोरिंग अराउंड 138 और 130 मार्क्स इन देयर नीट, है ना, जो उनका नीट स्कोर होगा, है ना, और उनको एक से एक अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल गया, ओके। तो मनी मैटर्स, ओके। चलिए डाइग्रेस कर गए। अनदर वर्ड used is fitness of individual or population. The fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness, है ना। डार्विन साहब बोलते थे कि सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल नहीं, वो आगे रिप्रोड्यूस कर सके, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके, है ना। Hence those who are better fit in an environment leave more progeny, जाहिर है पॉपुलेशन बढ़ेगी than other, है ना। These therefore will survive more, जिनमें adaptability है, variability है, right? Hence are selected by, इसी को natural selection, he called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution, ओके। तो कितने चीज पे वो चैलेंज कर रहे हैं, राइट, चर्च को चैलेंज कर रहे हैं। लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वॉलेस, यही है ना जिन्होंने बोला था कि मेरा भी सेम मानना है आपका, तो हम्बल है ना, हम्बलनेस देखिए चार्ल्स डार्विन का, कि जॉइंटली उन्होंने पब्लिश किया, तो यही, ओके। अल्फ्रेड वॉलेस, ओके, ही मतलब लेट अल्फ्रेड वॉलेस अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मलाय आर्चिपेलागो आइलैंड, मतलब मलाय आइलैंड, हैड आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड सेम टाइम जब डार्विन, तो उन्होंने इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम apparently new type of organism are recognizable, okay, all the, है ना, कहने का मतलब हुआ टाइम के अकॉर्डिंग हमें ऐसा दिखता है कि जैसे अभी हम बोलते हैं ना, ह्यूमन एज ए स्पीसीज, बंदर एज ए डिफरेंट स्पीसीज, ओके, और एप्स चिंपैंजीज एज ए अलग स्पीसीज। टाइम के थ्रू उत्पत्ति एक जगह से हुई, लेकिन है ना ग्रेजुअली थ्रू इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, ओके, हमारे सोचने समझने कॉन्शियसनेस है ना, और क्या बोलते हैं इमोशंस, है ना, सब में इमोशन है, ये पहले वाले है ना इंट्रोडक्शन में देख लेना। लेकिन जीन में कुछ ऑल्टरेशन, कुछ वेरिएबिलिटी, अलील्स है ना, एक जीन अलील, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अलील आई होगी, तो हमारी है ना उस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप की होगी, ओके, कि हम बेटर एडेप्टेड हैं, राइट। जैसे वो हायरार्की जो है उसमें सबसे टॉप पे ना सब कुछ खा सकते हैं है ना, सर्वाइव कर सकते हैं, बेटर सुटेड, राइट। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। However, these ancestors were present in different period, डायनासोर अलग, एप अलग, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस, है ना। तो ग्रेजुअल हिस्ट्री ऑफ अर्थ है ना, उसको डिवाइड किया हमने एपोक में, पीरियड में, एराज में, है ना। इसी को जो जियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जो पढ़ते हैं वो है ना, जो उनका सब्जेक्ट होता है जियोलॉजिकल, जो जियोलॉजी अर्थ की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, है ना। तो अर्थ जिस तरह से इवॉल्व हुआ, अपने लाइफ फॉर्म भी वैसे वैसे इवॉल्व हुए। अ कॉमन परमिसेबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड ऑफ ईयर, जो उनका तीसरा प्रेमाइस था, राइट, कि भगवान ने उत्पत्ति की। तो वो बोलते हैं कि अर्थ बहुत पुराना है, वो सोचते थे कि बस है ना इतने साल पुराना होगा, ठीक है, वो बोलते थे कि 4,000 5,000 है ना, लेकिन अब हमें पता है कि ये बिलियन ऑफ ईयर ओल्ड है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट आर द एविडेंस फॉर, है ना, साइंटिफिक, तो एक एविडेंस होना चाहिए ना, एविडेंस की बैकिंग होनी चाहिए, तभी तो आप अपने कंक्लूजन को है ना, अपने प्रीमाइसेस, अपने जो है ना उसको बोल सकते हैं। तो व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन? एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स, ओके। पहला तो अपना पेलियोंटोलॉजिकल, है ना, फॉसिल्स, ओके। फॉसिल क्या है, जैसे होता है ना कि जो नॉन साइंटिस्ट होंगे वो बोलेंगे रॉक है, पत्थर है ना, सेडिमेंट्री रॉक है, और जो बायोलॉजिस्ट नेचुरलिस्ट होंगे वो बोलेंगे नहीं रॉक नहीं है, इसके अंदर एक किसी समय पे ना वहाँ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता था,
ओके, और उसके बाद थ्रू ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन, ओके, वो दब गए, लेकिन उनकी जो इम्प्रिंट्स है ना, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उस समय पे, है ना, मतलब उस लेयर ऑफ अर्थ को अगर हम खोदेंगे तो पता चल जाएगा कि इस समय पे, इस टाइम पे अर्थ में इस तरह के ऑर्गेनिज्म रहते थे। एमिनोराइट्स, है ना, फोटो देखिएगा। तो अपना एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। फॉसल आर रिमेनेंट ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म, है ना, कछुआ का जो शेल होता है, सी शेल होते हैं ना, वो सेडिमेंट्स में दब गए तो उनकी इम्प्रिंट्स, है ना, अंदर में डेलिकेट पार्ट, बाहर में शेल, है ना, तो वो शेल रह जाता है, राइट। फाउंड इन रॉक्स फ्रॉम सेडिमेंट एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, है ना, अगर अर्थ के क्रस्ट को ऐसे काटा जाए तो डिफरेंट लेयर्स, है ना, और उस लेयर मतलब उस टाइम पीरियड में ग्रेजुअली धूल इकट्ठे होते हैं ना, है ना, जैसे अभी हम दिख रहे हैं, है ना, लेकिन हमारी ज़मीन के नीचे अगर खोदा जाए तो नीचे तो मिलेगा ना उस टाइम के अर्थ में, ओके, जब वो टॉप लेयर होगा तो उस समय किस तरह के ऑर्गेनिज्म, यही बात करें। वंस ओवर अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ डिफरेंट एजेड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म विच प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेडिमेंट, है ना, ठीक है। वैसे ही तो इस तरह से इसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। जैसा अभी डायनासोर का ना खुदाई करने पे मिलते हैं ना, दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जैसे डायनासोर, ठीक है। अ स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, है ना, उस समय पर वो एग्जिस्ट करते होंगे। द स्टडी शो दैट द लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टन लाइफ फॉर्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टन जियोलॉजिकल टाइम, है ना, ठीक है, उस टाइम स्पेन पे वो रहते थे। डायनासोर का अपना समय था, भाई साहब गए, अब हम उस समय भी फर्न, है ना, प्लांट के रूप में देखेगा तो बहुत लंबे लंबे, है ना, ज़्यादातर डायनासोर हर्बीवोरस थे, तो फूल पत्ती का, तो उस समय प्लांट भी तो एग्जिस्ट करती होगी। तो जो हम टेरिडोफाइट देखते हैं ना अभी के, है ना, अब तो टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, है ना, वो जो साइकस और वो पाइनस देखते हैं, और उसके बाद एंजियोस्पर्म, ये आम के पेड़, पीपल के, तो इवोल्यूशन, तो उस समय टेरिडोफाइट्स थे, है ना, उस स्टेज पे जहाँ पे डायनासोर थे, है ना, हैव अरीजन इन डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ऑल दिस इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ओके, ठीक है। तो इस तरह से इस पे अब पूछा आपसे, है ना, कि किस तरह से, तो वो था ना रेडियो एक्टिव डेटिंग, कार्बन 12, कार्बन 14, वो पूरा का पूरा, तो ये प्रिंसिपल है उसका। अब दूसरा, एक तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा होगा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, है ना, एम्ब्रियो मतलब स्पर्म और एग दोनों फ्यूज किए तो जाइगोट जो बना एम्ब्रियो, है ना, जो प्रिमिटिव एम्ब्रियो, ओके, जैसे फिश के एग उस पर, है ना, स्पर्म, ओके, तो फर्टिलाइज किया। डॉग का, मछली का, डॉग का, ह्यूमंस का, कुत्तों का, है ना, तो इसको बोलेंगे। तो इसमें ये बताया जो एम्ब्रियो है ना सब सिमिलर, ओके, तो इनिशियल स्टेज में सब एक जैसे दिखते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड by Ernest Haeckel based on the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrate and absent in adult, okay, इसमें इंपॉर्टेंट है ना, तो वो जो डायग्राम है उसमें देखिए कि, है ना, एम्ब्रियो, सबके एम्ब्रियो, उसमें गिल स्लिट, ओके, गिल्स, तो मछली के लिए तो वो जरूरी काम है, राइट, पानी को फिल्टर और ऑक्सीजन के लिए। ह्यूमंस में कोई जरूरी चीज़ नहीं है, राइट। तो हमारी जैसे टंग को आप ऊपर, है ना, तो अपने माउथ के अपर पार्ट पे ऐसे, हाँ, जीभ से करोगे ना तो वहाँ पे ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ग्रूव्स, है ना, ऐसे कुछ, वही है ना, उसका ये वेस्टिजियल, तो अपने वर्टिब्रेट में, ह्यूमंस में, है ना, उसका कोई काम नहीं है, ओके, एब्सेंट इन एडल्ट। फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट, है ना, जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट्स फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट. However, the proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernest Ward Baer. Okay, he noted the embryo never passed through the adult stage of other animals. Okay. तो टेडपोल है ना, टेडपोल के बाद फ्रॉग आया, तो गिल्स टेडपोल में जरूरी होगा ये स्टेज तक, उसके बाद फ्रॉग आ गया तो उसका तो हम देखते हैं ना, उसके लंग्स होते हैं और स्किन से, है ना, एम्फीबियन, तो वो गिल उस समय तक फंक्शन, उसके बाद नहीं. ओके, अब कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, कंपेरिजन कर रहे हैं. कंपेरेटिव एनाटॉमी मतलब अंदर के स्ट्रक्चर, है ना, हार्ट, लंग्स और वो. ओके, मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर से देखना. तो कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी सो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंट अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज ऑफ एग्जिस्टिंग ईयर्स अगो, है ना. अब इसमें इंपॉर्टेंट होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन, है ना, शायद उसी पे बात आ रही है. ओके, ठीक है. डायग्राम में वो डायनासोर वाला है ना, कि मतलब उससे उड़ने वाले डायनासोर है ना, आर्कियोप्टेरिस. ओके, और उसके बाद फिर वापस से रेप्टाइल फॉर्म. तो डायग्राम में ये बताया कि इवोल्यूशन ऐसे ऐसे गया, राइट. तो वो डायग्राम समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है. तो ये मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कंपेरेटिव है ना, स्टडी कर रहे हैं. सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्टेड टू कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वाज शेयर्ड और नॉट. फॉर एग्जांपल, अब मैमल्स में देखिए, वेल्स भी मैमल्स है, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन, ठीक है. तो हमारे ये जो फोर लिम्ब है ना, आगे का हाथ, तो वेल्स में होगा तो फिन, बैट में होगा तो वो अपने, है ना, वो पूरा अपने आप को कवर करने के लिए. चीता का है ना, फास्टेस्ट लिविंग क्रीचर, तो दौड़ने के लिए जो आगे का फ्रंट, और अपना ह्यूमन का तो अपोजेबल, है ना, कुछ भी पकड़ने वाला. ओके, इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो सिमिलर है, समझे.
वेल्स में, बैट्स में, चीता में, ह्यूमंस में। ओके, शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। ओके, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, है ना, फैलेंजेस। ओके, तो इसकी सिमिलैरिटीज, दो दिस फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, है ना, सबका फंक्शन अलग है ना। वेल्स में वो फिन्स की तरह है ना, पानी को, ओके, फिर बैट्स में उड़ने के लिए, और ठीक है, फंक्शन अलग अलग हो रहे हैं, राइट। चीता में फास्टेस्ट दौड़ने के लिए, और अपना ह्यूमन का तो पूरा होल्ड करने के लिए, राइट। तो फंक्शन अलग अलग है। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल, तो कॉम्पेरेटिव एनाटॉमिकल है, यही बात। उत्पत्ति एक जगह से हो ना, उसमें भी उल्ना, रेडियस, है ना, फैलेंजेस, वो सब सारे स्ट्रक्चर है। ऑल ऑफ दिस हैव ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेस। ओके, रेडियस, उल्ना, जैसे ये बोन है ना, ये बोन जो आता है आपका ह्यूमरस। ओके, और यहाँ पे आके दो बोन हो जाते हैं ना, वैसे भी वो 11th पढ़ना ही है ना। तो अंदर वाला बोन रेडियस, अंदर वाला या बाहर वाला, रेडियस और उल्ना। ओके, उल्ना अंदर वाला, रेडियस बाहर का, कार्पेल, मेटाकार्पेल और फैलेंजेस, ठीक है, इन देयर फोर लिम्ब। हेंस दीज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन, है ना, सब एडेप्ट किए, कोई पानी के लिए, कोई उड़ने के लिए, और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नीड। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। याद रखिएगा ध्यान से, ये एग्जाम्पल है होमोलोगस। ओके, एनाटॉमिक, कंपेरेटिव एनाटॉमी, होमोलोगस ऑर्गन, वेल्स, बैट, अपना ह्यूमंस, है ना। होमोलोगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, एक कॉमन उत्पत्ति। अदर एग्जाम्पल आर, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, हार्ट का या ब्रेन का। इन प्लांट ऑल्सो, अब प्लांट्स में देखते हैं ना, फौना, सॉरी फ्लोरा, उसमें थॉर्न और टेंड्रिल्स, है ना, थॉर्न मतलब वो कांटे, और टेंड्रिल्स वो, ओके, बोगनविलिया का। एंड कुकरबिट रिप्रेजेंट होमोलोगी, दोनों की उत्पत्ति एक जगह से, फंक्शन अलग है, राइट। होमोलोगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, याद रखिएगा ये टर्म, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेयर एज इसका जस्ट अपोजिट, एनालॉगी रिफर टू सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। ओके, ठीक है, और एनालॉगी में ये एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड। ओके, दोनों का काम उड़ने का, दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग अलग। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा ना, दे आर नॉट, तो तितली की और चिड़िया की, है ना, एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ कॉन्वर्जेंट, वहाँ पे डाइवर्जेंट, ओके, और यहाँ पे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, डिफरेंट स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फ्रॉम द फॉर द सेम फंक्शन, है ना, तितली की पंख की उत्पत्ति अलग, बर्ड की अलग, लेकिन उनका फंक्शन सेम है, उड़ने का, है ना। हेंस हैविंग ये सिमिलैरिटी है ना, फंक्शनल सिमिलैरिटी। अदर एग्जांपल ऑफ एनालॉगी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। ओके, तो कैसा होता है कि एम्ब्रियो का ना एक्टोडर्म, मेसोडर्म, है ना, और एंडोडर्म, तो इनकी ओरिजिन, जैसे ऑक्टोपस की जो आंख है और अपने ह्यूमंस की जो आंख है, फंक्शन सेम है ना, दोनों का लाइट सेंसिटिविटी, है ना, उसको कैप्चर करना और अपने आप को, है ना, उस एकोमोडेट करना, राइट, लाइट सेंसिटिविटी का, लेकिन दोनों की अगेन, तो एनालॉगी में से वो तितली वाला नहीं है ना। ये डॉल्फिन और ह्यूमंस की आई भी याद रखेगा। वन कैन से दैट द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंट वैसा है ना, तो मछली और मछली की आंख, ओके, और आपका ऑक्टोपस की आंख, है ना, कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसे थे, इसलिए डिफरेंट ऑर्गन अडेप्ट किए, राइट, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, बट टुवर्ड्स द सेम फंक्शन। अब प्लांट में दूसरा एग्जांपल आपका स्वीट पोटैटो। ओके, उसमें उसका स्वीट पोटैटो का रूट का मॉडिफिकेशन याद रखिएगा ना, जो आलू हम खाते हैं ना पोटैटो, वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, रूट और स्टेम। ओके, दोनों का वही है ना, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, राइट, स्टार्च को स्टोर करना, लेकिन एक रूट है और एक आपका ये है स्टेम मॉडिफिकेशन, राइट, ये एग्जांपल। ओके, इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन, है ना, अपना ATCG, DNA का स्ट्रक्चर सबका सेम है, राइट। तो अभी हमें पता है ना कि बहुत लेट में पता चला ना कि DNA का क्या स्ट्रक्चर है, जीन और ये सब, है ना। आगे हम देखेंगे लमाक का, है ना, लमाक भाई साहब ने बोला था, जिराफ की एलोंगेटेड नेक, बहुत फेमस एग्जांपल है, राइट, कि उस समय का वेजिटेशन जो लंबे लंबे पेड़ होते थे, वहाँ पे फूल पत्ती खाने के लिए जिराफ, है ना, वो ऊपर के वो पत्ते वत्ते खाने के लिए अपने गले को एलोंगेट कर दिए हैं, राइट। तो उनका अपना पूरा था कि कुछ फ्लूइड होता है जो फ्लो करता है, तो पहले छोटे नेक थे, फिर जैसे जैसे वो है ना यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो जिराफ जैसे जैसे अपने गले को करता गया, ठीक है, इस तरह से जिराफ की लंबी लंबी मतलब गले होते गए, राइट, लमाक साहब ने। फिर डार्विन और मेंडल जी के समय में तो इतना हो गया ना सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि अगर आपके थ्योरी पे जाए तो जिराफ के मतलब वो गला तो बढ़ते जाना चाहिए, है ना, मतलब वो तो अनलिमिटेड ग्रोथ बताता है। तो इस तरह से ना, तो साइंटिफिक एविडेंस। ओके, इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एप का, मंकी का सिमिलर है, राइट, सेम एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, सेम प्रोटीन बन रही है, सेम, है ना, तो सेम जीन, वही अपना ATCG। ओके, हम बोलते हैं ना कि हम में और बंदर में और एप में, है ना, अराउंड 99% ऑफ, है ना, अपना जो जीनोम है ना, सेट ऑफ जीन, मतलब पूरा कंप्लीट सेट ऑफ जीन सिमिलर है।
These biochemical similarities point to same shared ancestry and structures similar among diverse organism. Okay, तो होमोलोगस और ये दिखेगा ना. अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैन हैज ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर. मतलब बोलते हैं ना कि जैसे कुत्तों में भी पोमेरियन, एल्सीसियन है ना, डिफरेंट कुत्ते हैं ना, तो वो हमने ब्रीड किया अकॉर्डिंग टू आवर नीड, है ना. प्लांट में भी जैसे अपना इंडिया का वो फेमस एग्जाम्पल भुखमरी, और है ना, ये कितना ज़्यादा आता था, ड्राउट, भुखमरी. ओके, तो कैसे था, अर्लियर वी यूज टू इम्पोर्ट, है ना, जो बहुत खराब वेराइटी ऑफ वीट होता था वो अमेरिका हमें देता था, उसको खाते थे हम. फिर अपना ग्रीन रेवोल्यूशन आया, है ना, नॉर्मल बर्डॉग, और इन्होंने मैक्सिकन, है ना, हाई यील्डिंग वेराइटी. तो ये कैसे बना, ह्यूमंस ने, है ना, सिलेक्टेड जीन और उसको क्रॉस पॉलिनेट किया, और फिर, है ना, ड्रॉप वेराइटी ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी. ओके, मैन हैज ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, है ना, एनिमल्स में भी स्पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी. मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप, है ना, कुत्तों को भी डोमेस्टिकेट कर लिया, है ना, जैसे साइवाल, है ना, साइवाल काउ, और ये सब सुनते हैं ना, ब्रीड काउ के जो ज़्यादा मिल्क देती हैं, राइट. तो वैसे ही है ना, हमने सेलेक्ट किया. दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड, है ना. ओके, डॉग के अलग, गाय वाय के ना, बट स्टिल आर ऑफ सेम ग्रुप, है ना. ऐसा तो है ना कि पोमेरियन और एल्सीसियन और आपका गोल्डन रिट्रीवर, एक को बंदर, उल्लू और ये सब नहीं, सारे कुत्ते हैं, राइट. तो सेम ग्रुप के हैं. इट्स आर्ग्यूड दैट विद इन 100 of years मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड. तो बोला कि ह्यूमन जब बना सकता है तो नेचर नहीं कर सकता क्या? नेचर कर रहा है, बहुत पहले से कर रहा है. उसका मेन मकसद ही है कि सर्वाइव करने के लिए, और अपने, है ना, ह्यूमंस वो शुरू है कि भाई किस तरह से हम खत्म हो, है ना. तो ये बोला, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम थिंग ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स. ओके, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन अपना 1850 में. ठीक है, अब आएगा आपका मेलेनाइज्ड मॉथ. ओके, MOTH. ओके, बटरफ्लाई जैसे. तो इसमें ऊपर से समझिए, लाइकेन. ओके, लाइकेन जो बोलते हैं ना कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंजाई, राइट. तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब अभी आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में नहीं आया, राइट, 1850. तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते थे ना, तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की लाइकेन की डिपॉजिट होती थी, राइट. लाइकेन बताता है कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो पोल्यूशन कम है. ओके, तो प्लांट के ऊपर एक लेयर होती थी व्हाइट कलर के लाइकेन की, राइट. तो उस समय जो व्हाइट कलर की जो मॉथ थी, ओके, वो कैमोफ्लेज कर जाती थी. कैमोफ्लेज का मतलब समझिए, जैसे अपना रेगिस्तान में जो भी आर्मी पर्सनल होते हैं उनकी ड्रेस कैसी होती है, येलो रंग की, है ना, कि वो जो वहाँ के डस्ट है और उसमें, है ना, वो इस तरह से कि दूर से दुश्मन को दिखे ना, राइट, प्रीडेटर को दिखे ना. वैसे जंगल में कोई है तो दिखते हैं ना कि उनकी जो ड्रेस होती है उसमें हरे रंग और वो सब का होता है कि वो वेजिटेशन में. तो यही है कैमोफ्लेज. ओके, तो अभी देखिए इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई पोल्यूशन नहीं है, पेड़ के ऊपर लाइकेन व्हाइट कलर की, उसके ऊपर व्हाइट मॉथ अगर आ जाती है तो सर्वाइव करती है ज़्यादा. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट नहीं है, राइट, व्हाइट में वो छुप जाती है. ओके, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, लाइकेन का जो कवर है प्लांट का वो हटने लगता है, उसके ऊपर पॉल्यूशन और सूट डिपॉजिट होने लगती है, तो व्हाइट लेयर ब्लैक हो जाता है. तो यहाँ पे अब ब्लैक मॉथ, इसी को मेलेनाइज्ड, ओके, मेलेनिन वाले हैं, मेलेनिन जो कलर देता है, राइट. तो मेलेनाइज्ड मॉथ अब उनका बल्ले बल्ले, राइट, क्योंकि अब उनको कॉन्ट्रास्ट, है ना, अब उनको कॉन्ट्रास्ट मतलब कैमोफ्लेज हो रहे हैं, और व्हाइट वाले लग गई व्हाइट. ओके, यही चीज बताया. अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड इन कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, है ना, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर व्हाइट विंग मॉथ ऑन ट्रीज देन डार्क विंग melanized moth. Okay, however in collection carried out from the same area, but after, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन अब हो गया, उसी एरिया से अगर निकाला गया, जैसे वो 1850 में, बिफोर 1920 में अगर निकाला गया, there were more dark wing moth in the same area. नेचर इस तरह से सेलेक्ट किया, राइट. ओके, तो किसी समय पर व्हाइट ज़्यादा थे, किसी समय पर ब्लैक, है ना, proportion was reversed. This the explanation put forward by the observation was that predator will always spot a moth against a contrasting background. समझ गए? ओके, during post industrialization, उसके बाद द ट्री ट्रंक बिकेम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट. ओके, अंडर दिस कंडीशन द व्हाइट विंग मॉथ डिड नॉट सर्वाइव, लग गई उनकी व्हाइट, और डार्क विंग जो मेलेनाइज मॉथ वो सर्वाइव. ओके, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, उसके पहले व्हाइट वालों की बल्ले बल्ले थे ना. थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लाइकेन कवर्ड द ट्री, अब उनकी, है ना. इन दैट बैकग्राउंड द व्हाइट विंग मॉथ सर्वाइव बट डार्क कलर्ड मॉथ वॉज पिक्ड आउट इन प्रेडेटर्स. तो आप सिर्फ इमेजिन करो कि नेचर किस तरह से, राइट. ठीक है, हर एक कुत्ते का अपना दिन होता है. अभी आपसे पूछा डू यू लाइकेन का, वही है ना, पॉल्यूशन का, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बता सकता है कि इस एनवायरमेंट में जैसे जहाँ पॉल्यूशन नहीं हुई वहाँ पे लाइकेन मिलेंगे, राइट. हैंस मॉथ दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्फ, कैमोफ्लेज मतलब हाइड इन द बैकग्राउंड, सर्वाइव. ओके, दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर, जैसे रूरल एरिया, है ना, द काउंट ऑफ मेलेनिक मॉथ वॉज लो. ओके, मतलब गांव घर में अभी भी एनवायरमेंट अच्छा था, लाइकेन था, तो व्हाइट कलर मॉथ मिल रहे थे. ओके, दिस शो दैट देयर इज अ मिक्स पॉपुलेशन
ओके, दोज दैट कैन बेटर अडेप्ट, सर्वाइव एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन साइज। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा ना, दैट वेरिएंट्स है ना, जैसे मेलेनाइज कोई भी है ना ही ग्रे वाला मतलब जो ब्लैक और ना ही व्हाइट मॉथ है ना, कंप्लीटली वाइप्ड आउट नेचर कभी नहीं करता है, राइट। सिमिलर डिफरेंट लाइफ मतलब डिफरेंट टाइम में उनकी एक समय पॉपुलेशन ज़्यादा, एक एनवायरमेंट में पॉपुलेशन देख लिया ना, लेकिन नेचर कभी भी एक दूसरे को ना स्पीसीज को एक्सटिंक्ट नहीं करता है, वेरिएंट हमेशा रहेंगे, वो जीन पूल रहेगा हमेशा। सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट। बोलते हैं ना कि वो डीडीटी का फेमस एग्जांपल मॉस्किटो को मारने के लिए, लेकिन मॉस्किटो अपना रेजिस्टिविटी है ना धीरे 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 वो रेजिस्टिविटी बढ़ाते गए और बाद में ऐसे ऐसे पॉपुलेशन निकली कि कितना भी आप डीडीटी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मच्छर जिंदा रह जाते। तो रेजिस्टिविटी, ओके, उनके जीन ने अडेप्ट कर लिया कि हम डीडीटी से रेजिस्टेंट हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स, है ना, वो अपना बायोटेक में देखा ना, माइक्रोब्स स्ट्रेप्टोमाइसिन और रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिव है वो कॉलोनी सर्वाइव करेगी, है ना, फिर वैसा एनवायरमेंटल कंडीशन हो गया तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, यही सेम है। माइक्रोब अगेंस्ट विच दे एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग अगेंस्ट यूक्रियोट ऑर्गेनिज्म, okay, hence resistant organism cell are appearing in time scale of month or years and not in centuries, okay। ह्यूमन है ना अपने सारी चीज जल्दी जल्दी, राइट, नेचर धीरे धीरे थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे बिलियन मिलियन ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे, लेकिन ह्यूमंस को तुरंत तुरंत चाहिए, राइट, कि मच्छर काट रहा है तुरंत डीडीटी डालो तुरंत तुरंत, ओके। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, है ना, एंथ्रो मतलब अपने ह्यूमन के एक्शन से, है। दिस ऑल्सो टेल अस द इवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। ये फिलोसफिकल टर्म है, ओके, पता नहीं इसमें क्यों डाला डिटर्मिनिज्म, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है ना, इट्स अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, स्टोइसिज्म बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, तो डार्विन साहब भी अपने मेंडल की थ्योरी को है ना जानते थे, लेकिन क्योंकि मेंडल साहब ने तो पूरा का पूरा खोल ही दिया, राइट, कि जीन रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है अलग स्पीसीज बनाने के लिए, तो वो बात करें। आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, ओके। ड्यूरिंग हिज जर्नी, डार्विन साहब का है ना, बीगल गैलापागोस आइलैंड, है ना, ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड, देयर ही ऑब्जर्व द अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रीचर्स, है ना, ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट उनका था अपना स्मॉल ब्लैक बर्ड, इसी को डार्विन फिंच, है ना, बर्ड, ओके, और वही बीक का स्ट्रक्चर। ही रियलाइज दैट देयर वर मेनी वेराइटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस, मतलब बॉडी शेप सेम लेकिन बीक्स अलग अलग है, ओके, छोटे वैसे ही लेकिन उनका बीक, है ना। डार्विन फाउंड, यहाँ पे डार्विन साहब ये बता रहे कि एनवायरमेंट का जैसे एडेप्टिबिलिटी होता है ना, वैसे उनकी बीक का स्ट्रक्चर, मतलब उनके जीन में म्यूटेशन लेटर अभी हम जैसे जानते हैं उस तरह का उनका बीक का स्ट्रक्चर हो गया ना। वेराइटी ऑफ बीक ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड, वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड, है ना, सबके अलग, ऑल द वेराइटीज ही कंजंक्टेड इवॉल्व फ्रॉम आइलैंड, है ना, सबकी उत्पत्ति उसे आइलैंड में हुई, लेकिन सबकी बीक स्ट्रक्चर फ्रॉम, तो स्टार्टिंग एक कॉमन एंसेस्टर उनका क्या था, जो कॉमनली सीड ईटिंग, है ना, जो उनका सीड ईटिंग बीक जो थे उससे ही आपका कार्निवोरस और फूल पत्ती खाने नेक्टर चूसने वाले हैं बस। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर मेनी अदर फॉर्म विद ऑल्टर्ड बीक अरोज, इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंच, है ना, जो मांसाहारी शाकाहारी, ओके। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज in a given geographical area starting from point and literally radiating to other areas of geography habitat is called adaptive radiation. Darwin finches represent one of the best example of this phenomena, okay, ठीक है। Another example is Australian marsupials, है ना, चूहे हुए हैं और कैंगारू है ना, डायग्राम देखिएगा, ओके, इंपॉर्टेंट है ये है ना, मिस मत कीजिएगा। A number of marsupials is different from other, है ना, ये अपना फिगर, ओके, evolved from an ancestral common ancestral stock but all within the Australian, वही फिंच का है ना, एक ही आइलैंड पे डिफरेंट बीक स्ट्रक्चर, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे डिफरेंट अपने वो बनते गए हैं ना। when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in isolated geographical area, representative, यही रिप्रेजेंट करता है अपना adaptive radiation of marsupials of Australia, ओके, डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट अपने आप को एडेप्ट किया, यही एडेप्टिव रेडिएशन, अलग अलग रेडिएट किया, अलग अलग फॉर्म्स, ओके। वन कैन कॉल दिस कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ओके। प्लासेंटल मैमल्स, है ना, अपना प्लासेंटा मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन, ओके, इवॉल्विंग इनटू वेराइटीज सच एज प्लासेंटल मैमल्स, each which appear to be similar to a corresponding marsupials, है ना, जो लास्ट वाला है ना, प्लासेंटल वुल्फ एंड टास्मानियन वुल्फ, ओके, सिमिलर एंसेस्ट्री सिमिलर है, रेडिएट डिफरेंट एनवायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट करने के लिए रेडिएट, ये अपना फिगर देखिए, ओके। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस could have started when cellular form of life with different metabolic capability origin, तो है ना कि उस समय के एनवायरमेंट में उस तरह के फूड हैबिट एनवायरमेंटल कंडीशन पे जो एडेप्टेबिलिटी दिखाई जिस ऑर्गेनिज्म ने वो सर्वाइव किया, है ना, ठीक है। अब अपना ये अगेन पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो तो देख प्लासेंटल मैमल्स। द एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन
इज नेचुरल सिलेक्शन. ओके, नेचर सेलेक्ट करता है. द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन. ओके, माइक्रोब्स ऑफ ह्यूमंस है ना, जैसे परदादादारी में देखते हैं 9 बच्चे, 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड. ओके, माइक्रोब क्या है, 1 घंटे में ही बिलियन ट्रिलियन ऑफ कॉलोनी अपनी है ना, उतनी प्रोजेनी. तो माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर्स. ओके, अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया growing on a given medium, वही पूरा बायोटेक की देखिए ना, in a given medium has built in variants in term of ability to utilize, जो जिस तरह का कल्चर है तो कौन सा बैक्टीरिया उसको बेटर है ना एब्जॉर्ब कर सकता है, वो सर्वाइव करेगा, अपनी प्रोजेनी बढ़ाएगा. ठीक है, अ चेंज इन द मीडियम कॉम्पोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, तो जीन सब में, लेकिन वो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगी दैट कैन सर्वाइव, मीडियम को अगर चेंज कर दिया क्योंकि न्यूट्रिशन लेना, दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन. तो जो न्यू कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं वही बेटर एडेप्टेबल है, नेचर उसी को सिलेक्ट करता है. ओके, कॉम्पिटिशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. ओके, तो अगेन फिलोसफिकल टर्म है. तो डोंट कंप्लेन अबाउट योर एनवायरमेंट, है ना, कि आपको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, भाई स्ट्रगल करो. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज टू अदर एंड अपीयर एज अ न्यू स्पीसीज, है ना. फिर उसमें कुछ चेंज आती है तो एकदम अलग सा स्पीसीज है ना. अब तो हम जानते हैं म्यूटेशन होता है जीन में, इसलिए अलग स्पीसीज बनते हैं, राइट. डार्विन साहब बोल रहे थे कि थोड़े थोड़े चेंज ग्रेजुअली एक नया स्पीसीज बन जाता है. दिस वुड हैपन विद इन डेज बैक्टीरिया के लिए. फॉर सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश फॉल या ह्यूमंस में, है ना, बिलियन ऑफ ईयर्स लगेगा ना, थोड़ी ना हम बिलियन ऑफ वो बना सकते हैं ना. ठीक है, हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ है ना ए और बी, वैसे बताया बी इज बेटर देन दैट ऑफ ए अंडर न्यू कंडीशन. नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस. वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड. आगे वाली जनरेशन में भी ये फिटनेस, ऐसा नहीं कि एक ने दिखा दिया और आगे खत्म, नहीं, आगे भी जाना चाहिए, है ना, रिप्रोड्यूस और अपनी प्रोजेनी पॉपुलेशन. हेंस देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस. अब आया जेनेटिक, है ना, जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड इवॉल्व. अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिज्म इज बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरमेंट. ओके, पूरी दुनिया दुश्मन, सर्वाइव करना. एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, है ना. जैसे आप अपनी क्रेनियल कैपेसिटी ना, ब्रेन को, मसल पावर, वो सब बढ़ाओगे तो आगे जनरेशन में चांसेस है कि वो पास डाउन होगा, राइट. तुरंत हिम्मत हार जाओगे तो आगे प्रोजेनी. ओके, इट्स अ जेनेटिक बेसिस. ओके, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी. फिटनेस अल्टीमेटली है ना वो एंड रिजल्ट है ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर. इस तरह का कॉम्पिटिशन होता है, राइट. अब तो स्कूल वाला ही सिस्टम खत्म, जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज. ब्रांचिंग डिसेंट्स एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. अब देखते हैं इवन बिफोर डार्विन, है ना, वो लमार्क वाला वही है, पढ़ देते हैं फिर. अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लमार्क हैज सेड दैट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज अकर्ड बट ड्रिवन बाय द, इनका था थ्योरी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. तो जो जिराफ मेहनत नहीं की है ना अपने गले को बढ़ाने के लिए, ऊपर का खाने के लिए, वो एक्सटिंक्ट हो गए, और जिन्होंने मेहनत किया तो उनके गर्दन, नेचर ने गर्दन को लंबा, अगेन वो देख रखा है ना कि ऐसा होता तो फिर जिराफ का तो एवर एंडिंग है ना, उनका गर्दन बढ़ते ही जाता है. ही गिव द एग्जांपल ऑफ जिराफ who in an attempt to force leaf on a tall tree has to adapt by elongation of their neck as they passed on this acquired character to theory अलग अलग थी ना, elongated neck to succeeding generation. Giraffe slowly over the years came to acquire long neck. Nobody believes this conjuncture anymore. अब पूछा is evolution is a process or the result of process, है ना. गांधी जी का वही है ना कि आप कोई चीज़ को अचीव करना, एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है या किस प्रोसेस के थ्रू गए, है ना. सिंपल एग्जांपल नेट है ना. एंड रिजल्ट मतलब आप 720 आउट ऑफ 720, है ना. प्रोसेस उल्लू बनाना है ना, पैसे देके सीट खरीदना, राइट. तो अब आपको है ना कि ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है या एंड रिजल्ट. ओके, तो यही पूछा. इस बहुत सारे फिलोसफिकल टर्म क्यों है इस चैप्टर में. इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस. ओके, द वर्ल्ड वी सी, उसमें कैसे इनएनिमेट और एनिमेट, है ना, जिसमें लाइफ है और जिसमें लाइफ नहीं है, इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन. व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड we describe evolution as a process. Okay, evolution एक gradual process है. On the other hand, when we describe the story of life on earth, उसमें हम बोलते हैं end result, है ना, कौन survive किया. We treat evolution as a consequence of process called natural selection. Important point है, tough लगे तो रट जाओ, है ना. We are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as a process or end result. Right? Process and result. मतलब समझ गया, of the unknown process. Okay. It is possible that the work of Thomas Malthus, एक है ना, ये भी कलाकार थे, इंपॉर्टेंट आदमी थे, राइट. बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन के स्टडी करना. उन्होंने बोला था कि पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर चेक नहीं किया गया तो वुड आउटरन फूड सप्लाई, है ना, और इस तरह से ह्यूमन काइंड ही सर्वाइव नहीं करेगी, राइट. उनका कहना था कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे बच्चे पैदा करेंगे, जो नेचर में लिमिटेड रिसोर्स है ना, फूड आइटम और वो सब. तो
भूखमरी है ना, खाना खत्म हो जाएगा, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करो। और इसका मतलब समझो कि कितना बड़ा इफेक्ट हुआ अपना चाइना का ना, पहले हम दो हमारे दो, और उसके बाद चाइना हम दो हमारे एक, और उसके बाद क्या अभी उनको कितना है ना छुट्टी दे रहे हैं कि जाओ बच्चा है ना, मतलब कि ये इसी थ्योरी पे है ना। तो जिन्होंने इनको थॉमस माल्थस को माना, उनकी अभी वाट लगी हुई है ना। इतना पॉपुलेशन डिक्लाइन, अपना भी फर्टिलिटी रेट देखो है ना, अब 2 है ना। ऐसा नहीं कि हर एक डिफरेंट है ना, मुस्लिम्स में, हिंदू में, क्रिश्चियंस में, आरसी में, हर एक में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। Okay? तो अपना इनका ये था माल्थुसियन, समझ गए? ओके। तो ह्यूमन काइंड को सर्वाइव, तो ये बताया कि क्या डार्विन भी उससे इन्फ्लुएंस थे कि अपने थ्योरी में वो सब लगा रहे थे। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल, है ना, जो देख के उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, है ना, यही बताया कि नेचुरल रिसोर्स तो लिमिटेड है। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज, देखा गया है ना कि ऐसा नहीं कि कोई पॉपुलेशन तुरंत से वाइप आउट हो जाती है ना। हर एक पॉपुलेशन एक स्टेबल है, मतलब नेचर उतना देता है कि इतना ही पॉपुलेशन को सर्वाइव करने तक देगा, है ना। उससे ज़्यादा कोई भी है तो फिर वो नेचर ही एक्सटिंक्ट कर देता है ना। तो ऐसा देखा गया कि पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज, है ना, एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, पॉपुलेशन स्टेबल है। ओके, मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, ओके, जैसे वही है ना, डिफरेंट एडेप्टेबिलिटी है ना, डिफरेंट फीचर्स। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, है ना। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेड, ओके। द फैक्ट दैट, जैसे अपने में ही देखते होंगे ना, जैसे डार्विन साहब ने देखा, उनके इतने सारे भाई बहन में इनको हेल्थ इशू थे, किसी को नहीं था, नहीं। तो वेरिएबिलिटी, अल्टीमेटली बीमार पड़ रहे होंगे तो वो जीन दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर एंजाइम, है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो नहीं बन। तो वेरिएबिलिटी जेनेटिक लेवल पे, ओके। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेड, ओके। द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, माल्थुसियन, इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरिया का भी पॉपुलेशन ऐसा थोड़ी ना कि वो है ना एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहे, जितना उसका मीडियम है खाने का कैपेसिटी, राइट, जितना मीडियम, जितना रिसोर्स है उतना ही, है ना। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड, ओके, मीन दैट देयर हैज बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्स। वो जो है ना बैक्टीरिया का कॉलोनी में वो जो रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन है, अल्टीमेटली वही तो अपना है ना, कोई भी चीज़ में ले तो कॉम्पिटिशन, सुंदरता में, गाने में, है ना, टॉपर बनने में, सारे में कॉम्पिटिशन। ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, है ना, दूसरे मरेंगे तभी तो वो ग्रो। तो इतना फिलोसॉफिकल टर्म है ना कि वाइट ब्लैक पे क्यों राज करना चाहते थे, या फिर कोई भी हायरार्की होती क्यों होती है, क्योंकि उनको पता है कि लिमिटेड रिसोर्स है और पैसा कमाना, तो इसके पास पैसा ना हो तभी मेरे पास पैसा आ सकता है ना, राइट। पूरा इकोनॉमिकल टर्म है जो कैपिटलिज्म जो है कि भाई उसको लूटेंगे तभी पैसा आएगा, ईमानदारी से पैसा कमाते रहे तो खाने पीने के मानने, ओके। द नोवेलिटी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन was this, okay. He asserted that variation which are heritable and which make resource and which make use of resource and resource utilization better for few to adapt to habitat, है ना, उस environment में better with enable only those to reproduce and leave more progeny। तो nature इस तरह से लगाती है कि जो इस समय वो नाजिज्म, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, that would be discussed in my another channel, है ना, at the rate 1 UPSC, उसमें यही चीज़ है ना। जो अपने हिटलर थे वो भी वही कि गे लेस्बियन, है ना, जिनको कोई बीमारी है उनको सीधे मार दो, है ना। तो भाई साहब खुद ही नेचर को सिलेक्ट कर रहे थे, और ज्यूस को कितना कत्ले यहाँ, राइट। इवन आइंस्टाइन वाज अ ज्यू, ओके। तो समझो उसका थिंकिंग ही वैसा था कि ज्यूस के कारण सब अचरा कचरा हुआ जर्मनी में, सबको मारो, और वो बेस्ट मेल बेस्ट फीमेल, है ना, इनको जो करते यूजेनिक्स इसको बोलते हैं। तो नेचर में तो यही थ्योरी को उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया था, नहीं। तो अपना वही है ना, मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, नेचर करता है ना, वो उनको ही अपना प्रोजेनी पॉपुलेशन बढ़ाने का मौका देता है। हेंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर मेनी जनरेशन सर्वाइवर विल लीव मोर प्रोजेनी एंड देयर वुड बी चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टर एंड हेंस न्यू फॉर्म अपीयर टू अराइज, ओके। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड हाउ डज स्पीशिएशन, है ना। अब अलग स्पीसीज कैसे बनते हैं, अब तो हम जानते हैं म्यूटेशन होता है जीन में, अलग स्पीसीज बनते हैं। इवन दो मेंडल हैज टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर, मेंडल साहब है ना, अभी जेनेटिक्स देखेंगे तो उसमें फैक्टर, जीन को ही फैक्टर है ना, मेंडल साहब ने बोला था फैक्टर, इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, है ना, दिखने में ही अलग अलग बंदर और हम अलग स्पीसीज है ना देखने में, ओके। लेकिन 99% अपना जीनोम जो है ना, अपना डीएनए और उसका डीएनए सिमिलर है, मतलब अपना और चिंपैंजी। डार्विन इधर इग्नोर्ड दिस ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंट इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ह्यूगो डी वेरिस, ओके, या वराइस, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि मेंडल साहब का उनका लाइफ स्टोरी है ना, वो डिस्कस करेंगे। रिसर्च किया बिफोर हिज टाइम, है ना, कोई उनको मान नहीं रहा था, मरने के बाद यही भाई साहब थे ना, ह्यूगो डी वेराइस, इन्होंने वापस से रिडिस्कवर किया मेंडल के, वो बोले कि यार ये तो बहुत पहले बोल के गया। ह्यूगो डी वेराइस बेस्ड ऑन हिज वर्क, इन्होंने म्यूटेशन वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रोज बॉट फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, इनका आइडिया था। लास्ट डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन जारी अचानक से किसी कारण से डिफरेंट म्यूटेशन से म्यूटेशन हुआ और नया स्पीसीज बना, राइट, ओके। लास्ट डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, तो डार्विन साहब का था कि धीरे धीरे ग्रेजुअल इवोल्यूशन से, लेकिन अब हम जानते हैं म्यूटेशन होता है। ही बिलीव दैट
ही बिलीव दैट इट्स अ म्यूटेशन विच कॉज इवोल्यूशन एंड नॉट माइनर वेरिएशन, जो अपने डार्विन साहब बोले थे ना, जो कि हेरिटेबल होते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ना, दैट द डार्विन टॉक अबाउट, है ना, म्यूटेशन आर रैंडम. म्यूटेशन अचानक से होता है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, बहुत जगह पे होता है. ये रेडिएटिव और ये सब जो डार्विन साहब अपनी थ्योरी दे रहे थे, अब जो हम जानते हैं वो है म्यूटेशन होता है वो डायरेक्शनलेस, इसी को रेडिएट करना बोलते हैं ना, डायरेक्शनलेस. वाइल डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल एंड धीरे धीरे होता है और डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जाता है, तो ये डिफरेंस है ना. इवोल्यूशन ऑफ डार्विन वाज ग्रेजुअल वाइल डी वेरिस बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज स्पीशिएशन, अलग स्पीसीज बनना, एंड हैज कॉल्ड इट साल्टेशन, मतलब अचानक से. साल्टेशन मूवमेंट नर्वस सिस्टम में देखा ना, ओके, माइलिन सीथ साल्टेट, अचानक से कूद के जा रहे हैं ना, rather than traveling the whole distance. Okay, saltation, single step, large mutation. Studies in population genetics later brought out some clarity. Okay, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने में थोड़ा टफ लगेगा, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल. ओके, तो इसमें वेरिएशन के ऊपर बात कर रहा है. ओके, एक जीन उसके दो अलील जैसे होंगे, जो एक्सप्रेस करेगा वो यही वेरिएशन. ओके, तो आप तो एक जीन के बहुत सारे ना, मल्टीपल अलील्स. ओके, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा और उससे रिलेट कीजिएगा. जेनेटिक वेरिएशन ये जो होता है, ओके, इन पॉपुलेशन, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल क्या है पहले वो देखें ना, ये डेफिनेशन. जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, मतलब एक फॉर्मूला देगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यहाँ पी क्यू के फॉर्म में बोला, इक्वल्स टू 1, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहता है ना. इन एब्सेंस, अब ये है ना, इन एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर. अगर कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर मतलब आपका जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन वैसा या म्यूटेशन ना हो, तो पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है. यही बताने का कोशिश किया है ना हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल. इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील ए. ओके, अब ये डायग्राम है ना, जो आपका एलील्स ऑफ ए जीन और अ लोकस है ना, दिस फ्रीक्वेंसी मतलब उसमें बताया कि जीन पे इस अलील है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल उसी पे. द फ्रीक्वेंसी इज सपोज्ड टू रिमेन फिक्स्ड इक्वल टू 1, है ना, एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू आउट जनरेशन. ठीक है, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट इफ यूजिंग अपना यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन, यही बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है आपका p प्लस क्यू होल स्क्वायर. ओके, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो 2pq जो होगा, ये एक्स्ट्रा 2a भी कहां से है भाई, सॉरी, 2pq जो है उसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए. ओके, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर मतलब कैपिटल ए और q स्क्वायर स्मॉल ए, तो बाइनोमियल है ना. एवरीथिंग शुड हैव मैथमेटिकल ब्यूटी. द प्रिंसिपल से दैट allele frequency in a population are stable and constant equal to 1 from generation to generation. The gene pool मतलब total gene and their allele in a population remain constant. This is called genetic equilibrium. Okay, यही है ना कि a plus b या p plus q whole square equals to 1. Sum total of all allele frequency is 1 constant. Okay, अब ये डायग्राम देखिएगा अपना, नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट, है ना, अपना ये तीनों डायग्राम है ना, स्टेबलाइजिंग, एक में फिर वो बाइफर्केट है ना, डायरेक्शन और डिसरप्टिव फ्रीक्वेंसी. ओके, तो यही चीज बता रहे कि अगर है ना, ये स्टेबल जो है, एक है ना, एक क्रेस्ट है ना, जो वो डाइवर्स है ना, दो क्रेस्ट बनते हैं, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज का बनना है, डायरेक्शनलेस, डिसरप्टिव फ्रीक्वेंसी. देखिए आइए अपना पी क्यू है ना, फॉर एग्जाम्पल कैन बी परफॉर्म, ये आपका नेम्ड है पी क्यू, है ना. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में, कैन बी नेम्ड पी क्यू. In diploid, P and Q represent the frequency of allele capital A and allele small a. The frequency of AA है ना, वही फॉर्मूला है ना, 2AB या 2PQ कब आता है. ओके, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस, है ना. The frequency of capital A कैपिटल allele का आने का इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली P स्क्वायर. उसी तरह से दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे दैट प्रोबेबिलिटी दैट द allele कैपिटल A with a frequency of P appear on both the chromosome, है ना. फ्रीक्वेंसी देख रहा है मतलब कि उस होमोलोगस क्रोमोसोम में, है ना, जीन allele. ओके, इसको एक्सप्रेस करने की फ्रीक्वेंसी जो है, राइट. ओके, तो वो फ्रीक्वेंसी की बात कर, प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं ना, द प्रोबेबिलिटी दैट एन allele कैपिटल A with a frequency of P appears on the both of the chromosome of a diploid to an individual is simply the product of probabilities, है ना, P स्क्वायर. सिमिलरली स्मॉल ए होमोलोगस स्मॉल ए का चांसेस क्या है, Q स्क्वायर. अब सीधे फॉर्मूला डाल दीजिए, है ना. तो ये अपना, और स्मॉल कैपिटल ए और स्मॉल ए 2pq का आने का, वही p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट 1. ओके, दिस इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन p प्लस q स्क्वायर, है ना. ओके, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, सो अगर इसमें चेंजेस कांस्टेंट से अलग हो रहा है, तो यही डिफरेंस है ना, इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज. कांस्टेंट से अलग पॉपुलेशन बढ़ा है मतलब चेंजेस, समझ रहे हैं ना. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम. ओके, ये जो इक्विलिब्रियम में था, ये पॉपुलेशन डायनामिक चेंज हो रहा है, म्यूटेशन आ रहा है, एडेप्टेशन आ रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, अलग तरह का स्पीसीज बन रहा है जो उस एनवायरमेंट में बेटर सूटेड है ना. हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसका मतलब है चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन. चेंज आ रहा है तो, है ना. अब इसमें 5 फैक्टर है ना, वही एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में या फिर जीन फ्लो होगा, ड्रिफ्ट होगा, म्यूटेशन होगा,
ये सब अगर चेंजेस नहीं आए तो पॉपुलेशन स्टेबल होगा, कांस्टेंट होगा, है? यही बात है। 5 फैक्टर्स आर नोन टू इफेक्ट हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। दीज आर जीन माइग्रेशन, इसी को जीन फ्लो बोलते हैं। एक पॉपुलेशन से एक स्मॉल ग्रुप ऑफ, है ना, इंडिविजुअल चला गया, मतलब इंडिविजुअल थोड़ी ना, उसके साथ पूरा जीन जाता है ना, पूरा जीन सेट लेके जाता है ना। तो नए, दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। ओके, एक पॉपुलेशन से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना। दूसरा आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा म्यूटेशन, चौथा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पांचवा नेचुरल सिलेक्शन। सबको डील कर लिया। अगर ये सब आया तो स्पीसीएशन, नया स्पीसीज बनेगा। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन ओरिजिनल ना, तो यहाँ से वो पॉपुलेशन गया तो यहाँ की जो जीन और अलील्स है ना वो चेंज होगा, नए पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। ओके, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन, न्यू जीन एंड अलील्स आर एडेड। अब नया एनवायरमेंट है तो न्यू जीन अलील्स आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन। नए एडेप्टेबिलिटी, नए जगह पे एनवायरमेंट करने के लिए, एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए उनकी जीन में म्यूटेशन होगा, नई स्पीसीएशन की तरफ ना। दिस वुड बी अ जीन फ्लो इफ द जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। ओके, इफ द सेम चेंज अकर बाय चांस, म्यूटेशन अगर हुआ, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, समटाइम्स द चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन अ न्यू सैंपल, अब नया स्पीसीज की तरह बन जाएगा, राइट। अलग एनवायरमेंट, अलग कंडीशन, अलग नेचुरल सिलेक्शन, अलग म्यूटेशन, अलग स्पीसीज, है ना। ओरिजिनली एक ही पॉपुलेशन से ड्रिफ्ट हुए थे। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर, अब ये फाउंडर इंपॉर्टेंट है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम द फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। ओके, तो अगेन फाउंडर इफेक्ट, इसका डेफिनेशन ऐसे है, रिडक्शन इन जीनोम वेरिएबिलिटी, ओके, व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिकम सेपरेट फ्रॉम अपना लार्ज पॉपुलेशन, है ना। तो फाउंडर इफेक्ट को समझिए, नई जगह पे तो वहाँ पे जीन की फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल है उसमें जैसा एनवायरमेंट का वैसे ही रह रहते हैं, नए एनवायरमेंट में गए ना, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल गया, नया कंडीशन, तो यहाँ पे जीन की जो वेरिएबिलिटी है वो, है ना। तो ये बताया कि पुराने पॉपुलेशन में वुड रिड्यूस, फाउंडर्स इफेक्ट, इसी को जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसको बोलते हैं फाउंडर, ठीक है। द रिडक्शन, इसका डेफिनेशन है ना, बुक में नहीं है। द रिडक्शन इन जीनोम वेरिएबिलिटी व्हेन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिकम सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन, है तो रिडक्शन हो रहा है। ओके, अब माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट सो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड फ्यू विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। बैक्टीरिया एक मीडियम में सर्वाइव कर रहे हैं, एंटीबायोटिक डाला तो वही सर्वाइव करेंगे जिनमें न्यू एनवायरमेंट में वेरिएबिलिटी आ गई। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसान है। ओके, नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव greater number of progeny. Okay, a critical analysis make it believe that the variation due to mutation or variation due to recombination, अब तो ये सारे टर्म हम जेनेटिक्स आने के बाद तो सबको जानते हैं ना, रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ओके, और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड अलील इन फ्यूचर जनरेशन। ओके, कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव, कपल टू एनहांस, नए एनवायरमेंट में नए एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना, रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज़्यादा होगा। नेचुरल सिलेक्शन make it work like different population, नया species है ना। Natural selection can lead to stabilization in which more individual acquire mean character value. Mean है ना, वो जो डायग्राम है ये दोनों लास्ट का जो पॉइंट है ना वो एक्सट्रीम छोटा सा है ना, और बीच में जाके वो बड़ा सा ना, तो ये स्टेबल। ओके, एक्वायरिंग द मीन कैरेक्टर वैल्यू, डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल एक्वायर, इसको डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में है तो मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। ओके, तो एक डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है। समझिए, ये बता रहा है कि एक स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन होगा जब ज्यादा पॉपुलेशन दिखाएगी मीन वैल्यू, ये जो ग्राफ का बीच वाला स्ट्रक्चर मीन वैल्यू। ओके, और डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन या दो डायरेक्शन में वो जाएगी जब जो अपना मीन कैरेक्टर को छोड़ के एक्सट्रीम कैरेक्टर को, है ना, उस पॉपुलेशन में ज्यादा दिख रहा है तो, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे डिसरप्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर, जो एक्सट्रीम के वैल्यू ऑफ बोथ हैंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म अपीयर्ड ऑन अर्थ। The mechanism of this non-cellular aggregate of giant macromolecule could evolve into cell with membranous, मतलब पता है कि बैक्टीरिया कैसा है ना, उसके ऊपर membranous sheath और अंदर organelles, ये कैसा है ना, किस तरह से हुआ is not known. Some of these cells had the ability to release O2, है ना, जैसे बोलते हैं ना मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, तो पहले का जो अर्थ का कंडीशन होगा वहाँ पे कैसे वॉल्केनो से सल्फर निकल रहे हैं, तो जो बैक्टीरिया सल्फर को एब्जॉर्ब करने के लायक हो वो सर्वाइव कर रही थी, पॉपुलेशन बढ़ा रही थी। फिर म्यूटेशन हुआ जहाँ पे सम बैक्टीरिया जैसे क्लोरोफिल, और इसको बोलते हैं ना कि अर्लियर ये एक ऑर्गेनेल है ना, बैक्टीरियल ओरिजिन, ये बैक्टीरिया में ग्रीन पिगमेंट आया फोटोसिंथेसाइज की और ये स्टार्ट रिलीजिंग ऑक्सीजन, तो क्लोरोफिल का भी है ना जो बोलते हैं उत्पत्ति ऐसे एक बैक्टीरिया से हुई है ना। अब अपना ये जो रिएक्शन है, अ स्केच ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म ड्यूरिंग जियोलॉजिकल पीरियड कुड हैव बीन सिमिलर टू दैट ऑफ
लाइट रिएक्शन इन, तो प्लांट की उत्पत्ति भी वो बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल हो, राइट, ये बता रहा ना. व्हेन वाटर इज स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ, अवे है ना स्प्लिटिंग, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, प्लांट एफिशिएंटली कर रहा है तो हो सकता है बैक्टीरिया भी करता हो, है ना. एनर्जी कैप्चर्ड एंड चैनलाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट. ओके, तो रिलेट कर रहे हैं, इवोल्यूशन मतलब रिलेशन है. स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेल्युलर लाइफ फॉर्म. बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर अगो, 5 मिलियन ईयर्स, इन्वर्टिब्रेट व फॉर्म एन एक्टिव जॉलेस फिश, है ना. फोटो देखिए, जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350, है ना, मतलब पानी के फॉर्म से ही तो लैंड फॉर्म में है ना, एम्फीबियन, और फिर वो अपने बर्ड. सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड, तो जो अपने अलगी और वो सब का बात कर रहे हैं ना, सी वीड एंड फ्यू प्लांट्स appeared probably around 320 million year ago, है ना. We are told that the first organism that invaded land were plant, है ना, plant के बाद animals हैं. These were widespread on land when animal, पहले plant आ गए उसके बाद animal का, है ना. Fish with stout and strong fins, है ना. लैंड पे भी वैसे मगरमच्छ, है ना, जैसे उनका जो हाइंड लिम्ब होता है चलने के लिए, पानी में भी रहते हैं एम्फीबियंस. ओके, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर. एम्फीबियन, है ना, पानी लैंड दोनों में. दे वर अबाउट 300, और उसी तरह से ना उनके बच्चा रिप्रोडक्शन भी बहुत तरह है. तो फिर कैसे होता है कि जैसे बर्ड्स है ना, वो जो एग लेइंग, तो जो चिकन विकन का है ना, जो अंडा होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है. ऐसा नहीं कि सूरज की रोशनी मिले तो वो सूख जाए, राइट. तो अपने ह्यूमन में क्या होता है कि वुमन के अंदर ओव्यूलेशन वो अंदर होता है, राइट, और मुर्गी उर्गी होता है उसके अंडे विद अ स्ट्रॉन्ग सेल. This was almost 350 million years ago. In 1938, a fish caught in South Africa. सोचा गया था ये फिश एक्सटिंक्ट हो गए ना. कोलियोकैंथ, COE, सीला को स्पेलिंग देखिए, COELACANTH. कौन सा साइलेंट होता कुछ पता नहीं चलता ना. Coelocanthe, which was thought to be extinct. This animal called lobe fins evolved into अपना, है ना, तो वही चीज़ अपना वो आगे के फिन्स को वो मूवमेंट के लिए ऑन लैंड. ओके, तो अपना फिगर देखिए, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड, अपना वो सब बताया ना. एम्फीबियन दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर. ओके, दे आर नो स्पेसिमन ऑफ दिस लेफ्ट. अब डायनासोर के नहीं, लेकिन उसके, है ना, पता है कि इनसे उत्पत्ति हुई थी, तो अभी भी क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स ऐसे बोल के आर्कियोप्टेरिस, है ना, उड़ने वाली. हाउएवर दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे, है ना, मॉडर्न डे जो अभी उन्हीं के वंशज फ्रॉग है, सैलमेंडर्स हैं, है ना. द एम्फीबियन इवॉल्व, अब एम्फीबियन से आया रेप्टाइल्स में. ओके, और रेप्टाइल्स का मतलब वही दे लैग, है ना, प्रोजेनी आगे पॉपुलेशन को बढ़ा. दे लैग थिक शेल्ड एग विच डू नॉट ड्राई अप ऑन सन, अप इन सन, है ना, अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस, है ना. मछली के अंडे वो गिले गिले उसको, है ना, और मुर्गी उर्गी के, राइट, कछुए के, राइट. वो देखो अगेन वी ओनली सी द मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स, जो डायनासोर के अभी टर्टल दिखते हैं, टर्टोइज दिखते हैं, क्रोकोडाइल दिखते हैं, लेकिन उनके वंशज वही थे डायनासोर, है ना. टू द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर ऑल्सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ. ओके, जो अपने डायनासोर्स में. वैसे प्लांट में देखें तो जो जायंट फंड डायनासोर हर्बीवोरस, तो उस समय भी प्लांट होते थे, उस समय भी टेरिडोफाइट. ओके, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो अब हमें दिखते हैं, राइट, तो वो प्लांट जो अब हमें दिखते हैं, आम अमरूद, तो इनकी उत्पत्ति भी वैसे ना ब्रायोफाइट के बाद उस समय अर्थ में टेरिडोफाइट, है ना, वो प्रेजेंट बट ऑल फेल. अब हम उसको कैसे देखते हैं, टेरिडोफाइट, है ना, जैसे फॉसिल्स में डायनासोर देखते हैं, वैसे ये जो टेरिडोफाइट उस समय के जो प्लांट थे सेडिमेंट्स पे डपटे गए, तो अब जो कोयला निकालते हैं ना, वही टेरिडोफाइट्स है ना. वो प्रेजेंट डे अभी ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपोजिट स्लोली, है ना. सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर, है ना, कुछ पानी में वापस गए टू इवॉल्व इनटू फिश, है ना, उस तरह के रेप्टाइल्स बने, और कुछ उड़ने वाले हो गए ना. तो एक लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स. द बिगेस्ट ऑफ देम वो अपने टी रेक्स जो बोलते हैं, टाइनोसोरस रेक्स, वाज अबाउट 20 फीट इन हाइट एंड हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, है ना. फिर अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड. ओके, अचानक से डायनासोर खत्म. नेचुरल सिलेक्शन ये भी हो सकता है, अभी तक जानते नहीं ना कि मेटेओराइट आने के कारण वो मरे, या फिर क्लाइमेट चेंज हुआ, है ना, ग्रेजुअली मरे, है ना. डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड, ग्रेजुअली सडनली, अचानक से क्यों मर गए. तो कैसे अपना वो होता है ना कि कोई डिजीज आ गई तो वो मर गया, बहुत सारी थ्योरी है ना. डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन. सम से क्लाइमेटिक चेंज किल्ड देम, सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व्ड, है ना. अब ट्रूथ क्या है कि हाँ, डायनासोर के वंशज तो अभी मिलते हैं, ठीक है, उस समय क्यों मरे अभी तक नहीं जानते ना. तो इनके बीच में हुआ. स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे. नेचर ने सिलेक्ट किया जो बड़े बॉडी वाले वो मर जाए, और जो छोटे बॉडी वाले वो सर्वाइव करे, वो अभी तक सर्वाइव. तो इन दोनों थ्योरी के बीच में द फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रू. ओके, चूहे, वो श्रू की तरह फोटो में है ना. द फॉसिल आर स्मॉल साइज. फॉसिल से हमें पता चलता है कि यार ये बड़े बड़े डायनासोर मर गए, लेकिन उस समय पे ये छोटे छोटे वाले सर्वाइव किए. मैमल्स वर विविपेरस, है ना. ओविपेरस मतलब अंडे देना, वी मतलब अपने जैसा बच्चा. दो बार वी आई है ना, तो समझे जैसे ह्यूमन है ना, अपने जैसा बच्चा, ठीक है, और अंडे देने वाले ओविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर. तो मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी, है ना.
पेट के अंदर 9 महीने है। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग, मैमल्स का है ना क्या था, हम इंटेलिजेंट होते हैं ना इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एटलीस्ट, है ना। अब देखते हैं वाइल रेप्टाइल्स केम डाउन, जब रेप्टाइल्स खत्म हो रहे थे तो मैमल्स आए, है ना। मैमल टुक ओवर द अर्थ, देयर वर साउथ अमेरिकन मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट, ओके। ड्यू टू कंटिन्यू अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है ना, तो पहले पेंजिया ना पूरा का पूरा जितने कॉन्टिनेंट्स है ना वो एक जगह पे थे, ओके। तो पर ये बता रहा है कि ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फिर धीरे धीरे वो अलग हुआ है ना, अपना अफ्रीका एक बना, साउथ अमेरिका अलग बना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अलग हुआ, है ना। तो ऐसे पहले एक जगह थे और उसके बाद when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna due to the same continental drift. पाउस्ड एनिमल है ना, अब फिर एक ही जगह पे रहते थे, फिर धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वैसे पेड़ पौधे और वो मैमल्स पाए जाएंगे जो अपने अफ्रीका भी और अपना साउथ अमेरिका में है। तो पहले ये बता रहा ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ओके। तो इस तरह से पाउस्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड, है ना। क्यों वहाँ पे, अब यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गया, यहाँ पे वो कंगारू क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन नहीं है। तो इस तरह से नेचर है ना, इवोल्यूशन मतलब नेचर का कितना बड़ा हाथ होता है, राइट। यहाँ पे कंपटीशन होगा इसलिए यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए, यहाँ पे इकलौते थे ऑस्ट्रेलिया में इसलिए वो सर्वाइव कर गए। ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स, ओके। लीस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर, जैसे वेल्स और डॉल्फिन, सील्स, सी काउ, एंड ये सभी कुछ एग्जाम्पल है। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एटसेट्रा, जैसे बंगाल टाइगर, तो बंगाल में पाए जाते हैं ज़्यादा, है ना, गीर, यहाँ पे लाइन्स पाए जाते हैं। तो हर एक जगह का एनवायरमेंटल नेचर सेलेक्ट कर रहा है ना। आज स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन जो हम इन हायर क्लास है ना, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द एवोल्यूशन ऑफ मैन विथ लैंग्वेज स्किल, हम बात कर सकते हैं लैंग्वेज में, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, सही गलत का फैसला कर सकते हैं, ओके। अब रफ स्केच ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, देयर टाइम्स एंड जियोलॉजिकल स्केल, वो बताया ना, फिगर देख लीजिए, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, अपने कैसे आए, राइट। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथिकस, है ना, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस वो एग्जिस्टिंग, ओके। मतलब ये अपना ह्यूमंस है ना, हम जैसे होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, तो ये कैसे आए, तो आपका ना प्री हिस्टोरिक मैन, जैसे हमें पता चलता है ना कि अपना भीमभेतिका है ना, तो वहाँ पे कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज स्किल तो हमें है, राइट। लेकिन उस समय भी उस प्री हिस्टोरिक मैन है ना, उनको पेंटिंग आती थी, राइट। अपनी आइडियाज़ को वो बता सकते थे, रॉक के अंदर रहते थे, अपना घर वर बनाना है रॉक के अंदर, जो केव्स होती थी उसमें रहते थे, और लीजर टाइम में वो अपना पेंटिंग बनाते थे, मतलब कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डेवलप किया। तो यही बताया ना कि रामापिथिकस वॉज एग्जिस्टिंग, दे वर हेरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। फिर वैसे ही रामापिथिकस, ओके। अब रामापिथिकस का क्या है, वॉज मोर मैन लाइक, वाइल ड्रायोपिथिकस वॉज मोर एप लाइक, है ना। फ्यू फॉसिल ऑफ मेल लाइक बोन्स, है ना, बोन स्ट्रक्चर से हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तांजानिया। तो बोलते हैं ना कि प्रेजेंट ह्यूमन है ना, इनकी उत्पत्ति हुई है आपका अपना अफ्रीकन ना, अफ्रीकन डिसेंडेंट। दीज रिवेल्स होमोनाइट फीचर्स leading to the belief that about 3 to 4 million years ago, man-like primate walked in eastern Africa. They were probably not taller than 4 feet, 4 feet, or walked upright, है ना, सीधे चलते थे, 4 पैर में नहीं, है ना। 2 million years ago, Australopithecus probably lived on East African grassland. Evidence show that they hunted with stone weapons, है ना, स्टोन का उसमें स्किल थी, ठीक है, कि स्टोन से वो बनाते हैं, बट एसेंशियली ईट फ्रूट। सम ऑफ द बोन्स अमंग, कुछ बोन से ही ना, वो फॉसिल किया तो बोन है ना वो दिखता है, तो उसमें अमंग द बोन डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, जैसे अपोजेबल था, है ना। दिस क्रीचर वर कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक होमोनाइट एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस, ओके। द ब्रेन कैपेसिटी वर बिटवीन, है ना, अब सीसी, यहाँ पे वो बाइक वाला सीसी नहीं, क्रेनियल कैपेसिटी को सीसी बोलते हैं ना, द ब्रेन कैपेसिटी, ओके, क्रेनियल, ओके, कैपेसिटी वर बिटवीन 650, तो इस तरह से ब्रेन की विकसित है ना। अब देखिए ब्रेन का कैपेसिटी वो कैसे बढ़ रहा है, कैपेसिटी वो बिटवीन 650 to 800 cc. They probably did not eat meat, मतलब वो है ना फूल पत्ते वो सब है ना। फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिवेल्ड, है ना, वैसे फॉसिल से ही तो पता करते हैं कि किस तरह के, है ना। रिवेल्ड द नेक्स्ट स्टेज, अब आया होमो हिबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, है ना, ये लगभग अबाउट 1.5 मिलियन ईयर अगो, और उसके बाद होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन, है ना। अब 650 से अब 900 cc का उनका ब्रेन, सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। अब कंपेरिजन इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपांजी स्कल, है ना। होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट, है ना, उनको पता चल, मतलब वो अब मीट खाना शुरू। फिर आपका नियंडरथल मैन, ओके, विथ अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc, अब कहाँ 6 से अब 14 कैपेसिटी बढ़ रहा है ना, क्रेनियल कैपेसिटी। लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक, है ना। दे यूज हाइट्स, है ना, अब नंगे पुंगे नहीं, है ना, वो कपड़े वपड़े, हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, और कॉन्शियसनेस थी, है ना, जो हम बोलते हैं ना हड़प्पा का, बरीड देयर डेड, है ना, कि जो मरते थे उनको उनकी शांति के लिए वो डेड। तो इस तरह से है ना एवोल्यूशन।
Homo sapiens arose in Africa and moved across continent and developed into distinct races. Okay, during Ice Age between 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapiens arose. Prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. One such cave painting अपना prehistoric human can है ना भीमबेटका मध्य प्रदेश में. Okay, तो वो बताता है सेटलमेंट कैसा था. Rest of what happened is a part of human history and growth of decline of civilization. है ना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो भी डिक्लाइन की, तो वो सब इंटरेस्टिंग टॉपिक था. ओके, दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर चैप्टर. मेरी तरफ से खत्म. अब सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो ज़्यादा करेंगे, बाकी आपका चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट है. कुछ नहीं, कान में ऐसा वर्ड टू वर्ड गए हैं ना, तो कान में लगा के एक बार सुनिए और आई ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. ओके, तो देखिए ठीक है, बार बार इसको रिवाइज करते रहिए ना, कोई स्टफ नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.